बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। से आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ दिन जो गुजरा यानी कि 21 दिसंबर साल का छोटा तरीन ड्यूरेशन वाइज दिन था और लंबी तरीन रात थी। तो ये एक यूनिक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना, जिसके ऊपर लोगों ने कल ड्यूरेशन काउंट भी किया और उसमें फिर कैलकुलेट भी करते रहे। लेकिन अबूज़र, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, लॉन्गेस्ट नाइट जब कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि आपको ढेर सारा सोने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब उतने ही टाइम पे सुबह हो गई और उसे नहीं देखना कि वो लॉन्गेस्ट नाइट थी कि दिन है या नहीं है, डे लाइट आई है या नहीं आई है। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है। ऑल्दो बचपन में मैं एक्चुअली डिसअपॉइंट और बड़ा मायूस हो जाया करती थी कि जून में कहा जाता था कि लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, तो मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा सैड होती थी कि अब मुझे रात को सोने को कम मिलेगा क्योंकि शॉर्टेस्ट नाइट है। लेकिन वो बस बिल्कुल मिनट्स के जस्ट द काउंटिंग ऑफ इट, अदरवाइज तो आपका स्केड्यूल वही रहता है। एग्जैक्टली 1 मिनट की बात है। लेकिन इसके साथ साथ सेलिब्रेशंस भी हुई। बलूचिस्तान में खुसूसी तौर पर एक फेस्टिवल भी था लंबी तरीन रात को एंजॉय करने के लिए। और फिर अगर हम बात कर रहे हैं दिन की, तो फिर सैयारों का जो सिलसिला है वो भी अपनी जगह पर मूवमेंट्स हैं और उसमें भी यूनिक फिनोमेना है कि सैयारों की मूवमेंट्स भी हर साल मतलब चेंज होती रहती हैं और ऐसी भी मूवमेंट्स आती हैं जो कि सदियों में कई दफ़ा नजर आती हैं। सदियों में कोई एक दफ़ा आती हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हो रही हैं और सिनेरियोज तब्दील हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मुज़ाकरात का वक्त चला गया। मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब वज़ीर आज़म नहीं होगा। बिलावल का दो टोक बयान। लॉन्ग मार्च तो होना ही है। लॉन्ग मार्च में आवाम को साथ लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर इस्तीफे छीन कर लेंगे। सेनेट इलेक्शन 10 फरवरी से पहले नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। तर्जुमान का कहना है इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते में होते रहे हैं। इस बार भी इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक मुनासिब वक्त पर ऐलान करेगा। हमारी हुकूमत आइंदा इलेक्शन नहीं आने वाली नस्लों का सोच रही है। साबिक हुक्मरानों ने 5 साल मुद्दत का सोचा, माहौलियात का नहीं। केपी में 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। वज़ीर आज़म का बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में 82 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1704 को कोरोना केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कोरोना वायरस का शिकार। उधर 11 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस 30 दिसंबर को होगी। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम राइज करने की तैयारियां। सूबाई हुकूमतों को किताबों की शाअत की हिदायत भी जारी। निजाब काबीना ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और मदारिस के लिए यकसा निज़ाम तालीम की मंजूरी दे दी। इस पर बात होगी आज। MTI ऑर्डिनेंस का नफाज। पिम्स मुलाजमीन का एहतजाज 23वें रोज भी जारी। मुलाजमीन का कहना है पिम्स को MTI में तब्दील करने से उनके हुकूक और मुराद खत्म हो जाएंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं होने वाली पॉलिटिकल टॉक्स के हवाले से कि ओवरऑल कल का दिन कैसा रहा। मामले 1 करे 10 करे या ना करे, ये उनका पर्सनल मामले। बस इतना कहूंगी कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब इस असेंबली को नजायज कह रहे हैं जिसमें वो सदारती उम्मीदवार थे। असेंबली ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने हाई पोस्ट के लिए इलेक्शन ना लड़ा हो। हाँ, ये मुकाबला उन्होंने अपनी पार्टियों के दूसरे लोगों से ना किया। उनकी एक ख्वाहिश है, उनका एक ख्वाब है जो पूरा नहीं होने लगा। ना कोई केसेस माफ करने की बात कर रहा है, ना कोई केसेस माफ कर सकता है। ये केसेस स्टेट की प्रॉपर्टी है और कानून के तहत चल रहे हैं। वो डायलॉग की बजाय खतरनाक सियासत करने के तरफ बढ़ रहे। हमारी हुकूमत वो हुकूमत थी जो गैस का मामले हल करके गई, सरप्लस गैस मुल्क में छोड़ के गई, सरप्लस बिजली छोड़ के गई। लेकिन आज भी मुल्क में ना गैस है और ना बिजली है। अपनी जबान से आप किस तरह अपोजिशन को NRO हासिल करने के इल्जाम दे सकते हैं? आप तो खुद NRO याफ्ता हैं। भारत जाली NGOs के जरिए, जाली सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स के जरिए और जाली इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और ये इनकी एक
तवील मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। जिन इलाकों में ये हम शहद के इंशाल्लाह ये करेंगे हार्वेस्ट बेरी के, और ये इलाके यहाँ पर बड़ी गुर्बत है, ये इलाके पीछे रह गए हैं। ये मैंने देखे हुए हैं जिधर अभी कुंदियाम जैसे भी वहाँ बड़ा एक रेगिस्तान, कम बारिश कम होती है, तो इन इलाकों के अंदर नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी। और ये तीसरी चीज़ है कि हम मुल्क में रोजगार, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और बहुत कुछ, खासकर पीडीएम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त अब चला गया है, अब मुज़ाकरात सिर्फ उस वक्त होंगे जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का फलसफा और मंशूर मुल्क की गरीब आवाम के लिए ही है। हुकूमत आवाम का दुख दर्द महसूस कर रही है। इस्लामाबाद जाएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, आवाम को साथ लेकर जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि छीन कर इस्तीफे लेंगे अगर इस्तीफा ना दिया गया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद में बड़ी पार्टी नून लीग ने अरकान असेंबली से 2 दिन में अब इस्तीफे मांगने हैं, यानी कि पहले 31 दिसंबर की डेट दी गई थी कि इस्तीफे जमा करवाएं, लेकिन अब 31 दिसंबर से पहले ही कौमी और सूबाई असेंबलियों के अरकान को कहा गया है कि वो अपने अपने इस्तीफे जमा करवा दें। दैट मीन्स कि अब ये जो इस्तीफों की बात है मजीद तेज और इसका असर भी डेडलाइन में कमी क्यों कर दी गई? अभी तो लॉन्ग मार्च 31 जनवरी तक जाना है, लेकिन 2 ही दिन में क्यों कहा गया कि सब अपने अपने इस्तीफे जमा करा दें अगले 8 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन? ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर रैलीज का इनेकाद तो किया जा रहा है। दूसरे मरहले में जो एहतजाजी शेड्यूल है वो भी तैयार कर लिया गया है और तर्जुमान स्टीयरिंग कमेटी के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। और इस शेड्यूल में पहली रैली जो है वो 23 दिसंबर को मर्दान, जबकि दूसरी जो है वो 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के यौम शहादत पर लाड़काना में जो एक जलसा होना है वहाँ पर भी उसको प्रोटेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा उस पूरे। बिल्कुल। और फिर उसमें तो मरीम नवाज की भी शमूलियत के हवाले से बात की जा रही है, मौलाना फजल रहमान भी जाएंगे, तो मतलब वो एक बड़ा सियासी इज्तिमा भी हो सकता है। फिर हुकूमत जो है उसका भी अपना मौक़िफ़ है। उनके हुकूमत के मुताबिक कल शेख रशीद साहब ने कहा कि कहीं पर इमरान खान भी नहीं जा रहे हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तहरीक अपनी जगह, सेनेट के इलेक्शंस और ज़मीनी इंतखाब जितने भी होने वाले हैं उसमें अपोजिशन अपना किरदार भरपूर अदा भी करने वाली है। उन्होंने कहा कि वो हिस्सा लेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट पर हो, वो लॉन्ग मार्च कर रहे हो, वो कुछ भी कर रहे हो। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। सर, सबसे पहले तो कल बिलावल भुट्टो काफ़ी एग्रेसिव लगे। उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात का वक्त गया, अब बात तब होगी जब वज़ीर आज़म नहीं होंगे और छीन कर इस्तीफे लेंगे। पहली बात तो ये कि तवील रात की है साल की, और दुआ करें कि महंगाई, अफरात ज़र, जुल्म और ज़ाती और सियासी बदगुमानियों की जो तवील रात है वो खत्म हो जाए। आमीन जी, इंशाल्लाह। बिलावल का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा अंदाजा है कि बिलावल बहुत ज़्यादा में है, कुछ वजूह है उसकी पस मंज़र में, लेकिन बिलावल का ये कहना है कि जाकर हम इस्तीफ़ा छीन लेंगे वो काबिल अमल नहीं है। राइट। आइन के मुताबिक इस पार्टी का एक फ़लसफ़ा है, इस पार्टी हमेशा आइन के मुताबिक चलती है जी। आइन से उनके लोगों ने फांसी पाई है, कोड़े मारे गए हैं, उनको कत्ल किया गया है, उनके लोग जल के मरे हैं, जल के शहीद हुए उनके लोग, तो लेकिन वो आइन से नहीं हटे। बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार बाइकॉट किया था इंतखाबात का, और उसके बाद कई मुलाकातों में उन्होंने इस बात का बार बार इज़हार किया कि उनसे गलती हो गई। कभी इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करना चाहिए, कभी असम्बली का बाइकॉट नहीं करना चाहिए, कभी असम्बली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये वाहिद जरिया है, वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ आप बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यूँ है कि पीपल्स पार्टी एक सॉफ्ट माइंड के साथ एग्रेसिव पोस्चर लिए हुए है, सॉफ्ट पॉलिसी और एग्रेसिव पोस्चर, और यही पॉलिटिक्स है। चुगताई साहब, आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी तो कामयाबी इसी में है और यही तरीकाकार है कि आप इस तरह से आगे सियासत करें, लेकिन एक और तरीका जो कि इस्तीफों की सियासत का है वो भी अपोजिशन अपनाना जा रही है। 31 दिसंबर की डेट पहले दी गई थी कि उससे पहले जमा करा दें, अब 2 दिन पहले ही कहा गया कि 2 दिन के अंदर अंदर जमा करवाए जाए, नून लीग की जानिब से ऐसा कहा गया है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है कुछ लोग शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है ना कि इस्तीफे लॉन्ग मार्च के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और लॉन्ग मार्च कब होगा? फरवरी का दिन दिया, फरवरी का महीना दिया गया है, डेट कोई नहीं है। मुमकिन तौर पर फरवरी के बीच में हो या फरवरी के आखिर में हो सकता है मार्च में हो सकता है कोई
और कुछ और भी सोच रहा हो, लेकिन एक बात तो ये है ना कि हुकूमत हीट फील कर रही है, हुकूमत गर्मी फील कर रही है, आँच पर लगता है कि उसके पर जल रहे हैं। बार बार ऐलानात कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, एनआरओ नहीं देंगे लेकिन बातचीत के लिए तैयार हैं। उससे पहले यही प्राइम मिनिस्टर थे जो कहते थे कि मैं मोदी से बात कर लूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा, से बात नहीं करूंगा। तो इस तरफ भी नरमी आई है, इस तरफ भी एक नरमी आई है। अब वो कह रहे हैं मुकदमे वापस नहीं लेंगे। भाई मुकदमे वापस आप ले ही नहीं सकते, राइट, बिल्कुल सही, काम ही नहीं है। एनआरओ देना भी वैसे हुकूमत का काम नहीं है। चुगताई साहब सही कहा आपने, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दीजिएगा कि हुकूमत जहां एक तरफ मुज़ाकरात के लिए थोड़ी नरमी दिखा रही है, जैसे आपने खुद भी कहा, वहीं पर वो सेनेट इलेक्शंस को भी पहले कराना चाह रही है, कुछ चेंजेस लाना चाह रही है, उसमें भी ओपन बैलेट कराना चाह रही है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वो कह रहे हैं हम फरवरी में इलेक्शंस करा देंगे। हुकूमत ने ये क्यों सोचा, और क्या ऑपोजिशन वाकई में शिरकत करेगी जैसे शेख रशीद ने कहा? देखिए हुकूमत तो बहुत कुछ सोचती रहती है, खिला में सोचती है, हवा में सोचती है। उनके जो खुसूसी मावनीन है वो तो बहुत ही सोचते हैं, बहुत ही ख्वाब देखते हैं, वो तो हमेशा ख्वाब ही देखते रहते हैं। और सुबह आपके पास अखबार लगा होता है न्यूज़ रूम में सबके मैसेजेस का कि पहले मेरा लगाओ, पहले मेरा लगाओ। चीफ मिनिस्टर बेचारा कोरोना का शिकार हो गया, सुबह उठ के फौरन पहले एक मैसेज करता था पीडीएम के खिलाफ। अब तो अल्लाह ताला सेहत दे उनको, उनको भी कोरोना हो गया। तो मेरा ख्याल ये कि जो फरवरी 1 महीना पहले हो सकता था, सेनेट के इंतखाबात लॉ में है, ये गुंजाइश मौजूद है और हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि अब सूबाई असेंबली के बाई इलेक्शंस का शेड्यूल आ गया है। तो जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो, ये 4 सीट्स हैं, ये पूरी हो जाएं, फिर सेनेट खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 महीने पहले भी हो सकते हैं, लेकिन पहले ये इंतखाबात होंगे हमारे बाई इलेक्शंस, फिर देखते हैं। तो इसका मतलब है मिड फरवरी या आखिर फरवरी, वही लॉन्ग मार्च का जो डेट आप बात कर रहे थे। तो वही लगता है हुकूमत शो ऑफ हैंड का सोच रही थी, अब नहीं सोच रही। सोच की बात है ना, ख्वाब देखने की बात है। हुकूमत सोच रही थी, अटॉर्नी जनरल ने कहा भाई अल्लाह का वास्ता खुदा का खौफ करो, एक आदमी 11 वोट देता है तो 11 बार उठाएंगे उसको हम सीट से, शो ऑफ हैंड के लिए। तो फिर कहीं से ये फलसफा आया कि बैलेट पेपर में नाम लिख दें। अब ये सिक्रेसी ऑफ बैलेट उसकी खिलाफ वर्जी है, अब फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा इनको। बेसिकली इस तरह से जो सारी आप बता रहे हैं कि तरमीम भी करनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल मरहला है, फिर ज़िमनी इंतखाब और फिर सेनेट का इलेक्शन और फिर इस्तीफे, फिर तहरीक, फिर लॉन्ग मार्च, किस तरफ सिचुएशन जा रही है? आपको लग रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकता है इस तमाम सिचुएशन की वजह से? देखिए एक तो है अनार्की जी, जो अगर सब कुछ ये हो जाए, लॉन्ग मार्च भी हो जाए और इस्तीफे भी हो जाए, और उसके बाद गवर्नमेंट अपने ऐलान के मुताबिक बाई इलेक्शंस करा दे और बाई इलेक्शंस का बाइक और पीटीएम रोड के ऊपर आ जाए, तो कितने % वोट पड़ेंगे मुझे बता दीजिएगा। अगर 4 और 5% वोट पड़ जाएं तो बहुत होंगे, और ऐसी सूरत हाल में जब 4, 5 या 10% या 15% वोट पड़े, उनको हम इंतखाबात नहीं कहते। इनका असर बाहरी दुनिया में बहुत बुरा होगा। यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ का अपना एक रूल है, एक ज़ाब्ता है, जो ऐसे इंतखाबात को नहीं मानते। तो आप कहाँ खड़े होंगे? अब मुझे लगता ये है कि वहाँ तक बात नहीं जाएगी। बात बीच में कहीं फरवरी में बीच में कहा हुकूमत से कहा गया है कि वो जरा बात तो करें भाई, और इस पर हुकूमत वाले बहुत नाराज होते हैं। लेकिन चुगताई साहब बस एक छोटी सी बात ये कह दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि जब भी इलेक्शंस होंगे सेनेट के फरवरी में, हुकूमत के ख्वाब पूरे होते हैं या अपने टाइम पर सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, ऑपोजिशन जो एहतजाजी मूड में है और एहतजाजी तहरीक चला रही है, क्या वो पार्टिसिपेट करेगी इन इलेक्शंस में? आपको क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए, मेरा ख्याल करेगी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कोई खाली नहीं छोड़ सकता, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान को तोड़ भी नहीं सकता। ये एक और सेनेट हमेशा रहेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेनेट एक अल्टीमेट थिंग है जो रहेगी, उससे बाहर निकलना, उसका बाइकआउट करना
बहुत बड़ी हिमाकत होगी। बिल्कुल, ऐवान बाला से बाहर निकलना या सेनेट को छोड़ देना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात उनकी बिल्कुल ठीक, नरमी दोनों हुकूमत की तरफ से आई है तो उस तरफ से थोड़ा एग्रेशन भी आ रहा है अब पीडीएम की तरफ से। कुछ दो की सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ एक चीज उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि आपको कोई भी किस्म की पॉलिटिकल क्राइसिस हो, आपको कभी भी असेंबलीज का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी बात प्लेटफॉर्म पर करें, एग्जैक्टली सेनेट को खाली ना छोड़ें और उसमें अपना जो हक है वो जरूर इस्तेमाल करें। ये पता की बात है, अगर किसी को पता लग जाए तो फिर जरूर उसको ऑप्ट कर ले, अदरवाइज हम तो यहाँ पर सिर्फ तज्जिया आपको देने के लिए बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो सदियों बाद हुई वो है दो सैयारे मुश्तरी और ज़ुहल, यानी कि जुपिटर और सैटर्न, ये आपस में कल रात इंतहाई करीब आए और सैयारों का पाकिस्तान में भी ये नज़ारा देखा गया। दोनों सैयारे आखिरी बार 800 साल पहले इतने करीब आए थे, तो फिर ये एक यूनिक इवेंट था जो कि कल हुआ और सर्दी के मौसम में। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह के ज़्यादा हमने देखे हैं इवेंट्स, और फिर गर्मियों में भी मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं। अब ये इवेंट एक जानिब आपके मतलब वेदर के हवाले से बात की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब जो सैयारों का सिलसिला, इस पर बात ये की जा रही थी कि 800 साल बाद अगर ये हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, फिर इसकी वजह से फिर क्या हो सकता है। क्योंकि अगर हिस्ट्री में लोग बात करें तो एस्ट्रोलॉजिस्ट तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी जब सैयारे इस तरह आपस में टकराएं या इतने करीब आ जाएं तो फिर ये बहुत कम होता है। अच्छा, आपने देखा है, वाज इट दैट ऑब्वियस, लाइक मतलब इस तरह का नज़ारा आपको नजर आया? मैं तो इंटरनेट पे आर्टिकल्स में या ऐसे वीडियो में, लेकिन वो स्पेसिफिक जो तरीकाकार है उसके तहत अगर देखें तो कहा जाता है कि ये टेलीस्कोप के थ्रू ये नजर आ जाता है। बिल्कुल सही। हमारे साथ स्पेस एजुकेटर मौजूद हैं जी, यमुना, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यमुना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो 800 सालों में पहली दफा हुआ है कि दो बड़े सियारे आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, इसका नज़ारा बहुत सालों के बाद, 800 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम, 8 सदियां, क्या इम्पैक्ट है इसका, कैसे देखती हैं आप इसको? तो सबसे पहले तो ये कि इस तरह से जो भी इवेंट्स होते हैं वो आप दूरबीन के जरिए देख सकते हैं। तो जुपिटर और सैटर्न की ये जो ग्रेट कंजंक्शन हुई है, इसका मतलब ये है कि स्पेस में ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ अलाइनमेंट हुई है इनकी। इस इवेंट का इंसानी जिंदगी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, ना ही ये कोई क़यामत की निशानी है। ये सिर्फ सैयारों का अपना काम है जो वो अपने अपने मैदार में दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं सूरज के इर्द गिर्द, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अर्थ भी चक्कर लगा रहा है। तो इसकी आप एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं कि जिस तरह सड़क पर दो गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो आपस में जब एक दूसरे के पास से जाती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ये प्लैनेट्स भी दो हैं जो अपने अपने ऑर्बिट में ऊपर घूम रहे हैं और वो एक दूसरे के करीब से गुजर रहे हैं। इट्स लाइक अ बिग क्रॉसिंग, जो इतना बड़ा ऑर्बिट है कि 800 साल लगे उनको आपस में क्रॉस करने। पास से तो यमुना गुजर गए, लेकिन फिर ये कहा जाता है, जिसने आपने भी जिक्र किया, कि इसके इम्पैक्ट होते हैं या फिर इसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ते हैं या जो इस बारे में बात करते हैं जो वो बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट डिफरेंट लाइफ पे भी हो सकता है। इसकी कोई हकीकत है, ये इस तरह से कुछ हो सकता है? दिस इज प्योर साइंस, दिस इज एस्ट्रोनॉमी जो कि एक साइंस है, और एस्ट्रोलॉजी को अब एक ऑथेंटिक साइंस नहीं कंसिडर किया जाता है, इसको सूडो साइंस कंसिडर किया जाता है। तो इसका मतलब सितारे इतनी दूर हैं, सियारे अपने अपने मैदान में घूम रहे हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद आवर लाइव्स। और ये जो दो प्लैनेट भी पास आए हैं, जैसे कि आपने कहा कि 800 साल लगे हैं, ऐसा तकरीबन हर 20 साल में होता है, लेकिन ये इतने अरसे के बाद इट वाज पॉसिबल कि हम इसको अर्थ से देख सकें। और ये दोनों प्लैनेट्स हमें आसमान से नेकेड आई के तौर पर भी नजर आ रहे थे, और अगर आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो एक ही फ्रेम के अंदर आपको वो दोनों प्लैनेट्स और साथ में जुपिटर के मून भी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो फिर इसका मतलब है कि जो स्पेस एजुकेशन है उसके लिए तो बड़ा एक ये यूनिक एक्सपीरियंस होगा स्टडी वाइज। ऑब्वियसली आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता हमारे जमीन पर रहने वाले लोगों की जिंदगियों और किस्मत पे, बातें बहुत होती हैं, बट साइंस के लिए और स्पेस के लिए इट वाज अ यूनिक इवेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वी वर एक्साइटेड। आई पुट माय टेलीस्कोप यस्टरडे नाइट और हमने देखा भी सेटअप लगा के कि किस तरह से ये सारे प्लैनेट्स लगते हैं। वी टुक सम पिक्चर्स। तो हमारे लिए तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत रेयर होता है इवेंट के, अच्छा एक इवेंट आ रहा है स्पेस का और वी हैव टू टेक पिक्चर्स, गैदर सम पीपल। कोविड की वजह से हम इवेंट नहीं करवा सके, वरना
ऐसे इवेंट्स में हम लोगों को, पब्लिक को भी इंगेज करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि वो भी दूरबीन से आके देखें और एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच यमुना फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर क्लियरिंग दिस थिंग कि उन तमाम सैयारों, प्लैनेट्स और जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं या जो भी कुछ गर्दिश कर रहा है अपने अपने ऑर्बिट में, दैट हैज नथिंग टू डू विद आवर लाइव्स और आवर फेट, एंड आई काइंड ऑफ बिलीव दिस। हमारा मज़हब भी इस चीज़ की बिल्कुल बात करता है और मेरे ख्याल से ये हमें सोच लेना चाहिए, अक्लमंदी का मुजाहरा कर लेना चाहिए कि इट इज़ जस्ट साइंस एंड वी एन्जॉय इट एज साइंस। अच्छा, वैसे आपने कभी बिलीव किया है जब ऐसे होता है, कभी मतलब होता है कि इसके असरात होते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर आपके स्टार्स का इफेक्ट जो होता है? मुझे लगता है कि नहीं, मैं आई एम टू स्ट्रॉन्ग ऑफ अ पर्सन टू बिलीव स्टार्स कि वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे एंड देयर गोना टेल अस कि क्या होना है क्या नहीं होना। अपना अपना बिलीव है, आई डोंट माइंड जो लोग मानते हैं इस चीज़ को, बट मुझे नहीं लगता। शनी जी, देखते हैं अब इसके असरात आपको तो खैर नहीं नजर आ रहे, लेकिन बहुत से लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके असरात हैं। जो हमारे साथ यमुना मजीद साहिबा थी, उन्होंने, उनके मुताबिक तो नहीं है, लेकिन कल से मैंने इंटरनेट में देख रहा था, ये भी कहा गया कि फिरौन के ज़माने से अगर बात की जाए वहाँ से ये शुरू होता है मामला और आज तक इसके असरात होते हैं। सियासतदानों के लिए बहुत बड़े मसाइल आ सकते हैं, गवर्नमेंट्स हिल जाती हैं जब ऐसे वाक़यात आते हैं, जब वन ऑफ इट्स काइंड बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, यू नेवर नो, लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज जी, चूंकि कल लॉन्गेस्ट नाइट थी तो हम बात को चेंज कर देते हैं और आपको फेस्टिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। और ये नज़ारा कहीं इंटरनेट की वीडियो का नहीं है, ये कल बलूचिस्तान में एक फेस्टिवल था और उन्होंने खूब इंजॉय किया है इस चीज़ को कि लॉन्गेस्ट नाइट है और इस डार्क नाइट को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे विद लेटेंस और ये तमाम वो जिसे कहते हैं ना कि पूरा एक जश्न और शम्मे रोशन करके वो इंजॉय कर रहे थे। तो ये मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बल्तिस्तान के जीबी बल्तिस्तान के जी, अच्छा, हम लोग थोड़ा सा पहुंच गई थी लेकिन वहाँ पे कल इवेंट हुआ है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक इवेंट कल जो हुआ था वो बल्तिस्तान में हुआ है। बल्तीज इसको हर साल एंजॉय करते हैं और ये उनके कदीम तरीन त्योहारों में से है। राइट राइट, ओके, कोई बात नहीं, हम बलूचिस्तान से फौरन बल्तिस्तान आ जाते हैं। वी जस्ट एंजॉयिंग कि कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया। और जो इनके इवेंट्स होते हैं बड़े यूनिक होते हैं, लोग पूरी दुनिया से टूरिज्म के लिए ये हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि चाहे वो कोई भी इलाका हो, स्कर्दू का हो या फिर चित्राल हो, गिलगित हो, बल्तिस्तान, ये तमाम एरियाज बड़े यूनिक हैं और इनके जो अंदर जो रवायात हैं वो इतनी पुरानी है और उनको उसी तरह वो इंटैक्ट लेकर चल रहे हैं। कल इसमें बड़ी बात हुई, सोशल मीडिया पर भी ट्वीट्स भी थे, आपने देखे। बिल्कुल। और अच्छा, इस इवेंट का एक स्पेसिफिक नाम भी है जिसे मेफंग कहा जाता है और हैशटैग मेफंग जो है वो यूज़ किया जा रहा था एंड आई वाज गेटिंग सॉर्ट ऑफ जेलस कि अब चूंकि हमारे एक टाइम गुजर गया है कि इस तरह के इवेंट्स नहीं हो रहे हैं कोविड की वजह से, लेकिन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो देखकर। बट आई रियली होप कि SOPs को फॉलो किया। जी जी, वो तो किया गया होगा। वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत वहाँ पर बड़ी सेफ्टी है और सिक्योर्ड माहौल है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ऐसा हो और पूरी दुनिया में ऐसा ही हो जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़े मसाइल हुए हैं। ओवरऑल इस तरह के इवेंट्स और हैपनिंग्स खासी कम हो गई, लेकिन हम दुआ करते हैं कि जिस तरह बल्तीज ने एंजॉय किया हम भी जल्द इसको एंजॉय कर सकें इस तरह के। एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम कोरोना की सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि आलमी वबा कोरोना ने गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में मजीद 82 अफराद की जान ले ली और 1704 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है और इसके साथ साथ कुल तादाद 9392 तक पहुंच चुकी है। मुतासरा अब तक जो अफराद हैं वो 4,60,672 हैं, मतलब इतनी ज़्यादा रेशो। फिर 6.61 अब तक रेशो हो चुकी है पॉजिटिव केसेस की। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं ऊपर नीचे, और लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी केसेस रोज बरोज बढ़ रहे हैं। बल्कि कल तो फ्लाइट्स भी यूके से लॉकडाउन हो गई। बिल्कुल, क्योंकि यूके में एक नए तरह का वायरस जो है वो अब डिटेक्ट किया जा रहा है, वो म्यूटेट कर गया है और उसके इम्पैक्ट जो हैं वो पहली वेव या पहले कोरोना वायरस से डिफरेंट हो गए हैं। सो दे हैव लॉकडाउन, पूरे का पूरा अपने कंट्री को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। फ्लाइट्स अलाउड नहीं है। सऊदी अरब ने भी कल हमने जैसे अनाउंस किया था कि फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। बहुत कोई इमरजेंसी होगी तो दे लेट यू कम इन द कंट्री, अदरवाइज उन्होंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है ताकि वो इस चीज को दोबारा से फैलने से रोक सकें। हमें पता है कि पहली वेव में यूरोप का क्या हाल हुआ था, क्या सिचुएशन हुई थी वहां पर। सो दे आर बीइंग वेरी केयरफुल और अब हमें
हमें भी केयरफुल होने की ज़रूरत है। और ये सिस्टम, गवर्नमेंट या किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये मेरा, आपका, अबूजर का, सब लोगों का इंडिविजुअल लेवल पर काम है कि कैसे उन्होंने SOPs को फॉलो किया। बिल्कुल, क्योंकि अब देखें कि जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान में केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, दुनिया में तो बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में भी केसेस हमने देखे। और फिर कल एक और खबर आई, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी कोरोना वायरस हो गया, वो भी इसके शिकार हुए, अब उन्होंने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। तो हम दुआ करते हैं कि उनको भी सेहतयाबी जल्द मेरे अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं, जल्द इसका एक ही हल है कि SOPs को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हमने लोगों से बात की कि कोरोना केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तो क्या हुकूमत को लॉकडाउन लगा देना चाहिए? UK की मिसाल हमारे सामने सबसे बड़ी है, और पाकिस्तान ने भी बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर अब बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। और क्या लोग समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, और मास्क का इस्तेमाल क्या लोग कर रहे हैं या नहीं? तो सबसे पहले हम रुख करते हैं कराची का और देखते हैं कराची के शहरी क्या कहते हैं। ये SOPs को फॉलो करना चाहिए और स्कूल कॉलेजेस को खोलना चाहिए। लॉकडाउन हो या वरना तो स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं और SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाए। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बहुत मसला हो जाता है लोगों के लिए, रोज़गार का, गरीब मुल्क है, तो ये कि SOPs पे अमल करना चाहिए और मुझे ही मास्क पहनना चाहिए। तो सख्त से सख्त लॉकडाउन होना चाहिए ताकि ये बीमारी ख़त्म हो, वरना ये लोग इसको बीमारी नहीं समझ रहे। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी बेचारे रुल के इमरान खान ने आगे लोगों को रवा के रख दिया है। तो इमरान खान से दरवाजे का खुदा के लिए अपनी हुकूमत खत्म करो। तो है कि लोग अब लॉकडाउन नहीं चाहते, लेकिन इसका एक ही हल है कि SOPs को फॉलो करें। तो कराची के लोगों की तो एक ही राय है कि लॉकडाउन ना हो, लेकिन SOPs को फॉलो किया जाए। एक साहब ने तो खुद ही अपना मजाक भी बना लिया कि मैं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, SOPs फॉलो होने चाहिए और मुझे भी मास्क पहनना चाहिए। ये थे वो जिन्होंने ये कहा। तो अच्छी बात है, सेल्फ रियलाइजेशन है, लेकिन सर प्लीज पहन के लीजिएगा, ये भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अब इसके बाद हम कराची के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद के शहरियों का कि वो क्या कहते हैं इस तमाम सिचुएशन पर, लॉकडाउन और फिर मास्क और SOPs। ज़्यादा फैलते हैं तो फिर तो शहर के मुताबिक लगाना चाहिए, पूरा मुल्क भी बंद होना चाहिए, इसलिए कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन तो मेरे ख्याल में जो ना लगाना चाहिए, लेकिन जुज़वी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार है सारे, मतलब रोजगार इतना नहीं है कि लोग जो है वो 3 वक्त का खाना भी इवन खा सकें। तो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए मेरे ख्याल से। लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप देखें ना, लॉकडाउन लगाएंगे महंगाई और बढ़ती जाएगी। लॉकडाउन गवर्नमेंट को सहमी करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे SOP का ख्याल नहीं रखा गया वहाँ उनको छोटे छोटे जुर्माने करके उनको तंबीह करें, ताकि लोग, चूँकि हमारे पास इस तरह वसाइल नहीं है कि मुकम्मल बंद कर सकें। मेरी राय है कि हुकूमत ने सारे मुल्क में लॉकडाउन तो लगाया हुआ है, महंगाई तो तबाही। ज़्यादा फैलते हैं तो फिर तो सही। इस्लामाबाद के शहरियों ने क्या कहा आपने सुना, वो भी मेजर परसेंटेज यही कह रही है कि लॉकडाउन, बल्कि ऑलमोस्ट सबने यही बोला कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे अब परसेंटेज लोगों की ज्यादा नजर आ रही है जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है। सो मुल्तान का रुख करते हैं और देखते हैं मुल्तान के शहरी क्या कहते हैं। लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि बंदा, कोई मजदूर भी हैं, कोई मुलाजिम है, कोई कुछ करता है, उनसे वो घर का निज़ाम और धर्म भरम हो जाता है, सारा कारोबार वगैरह बंद हो जाता है। लॉकडाउन का मसला है, इससे काफ़ी सारे मसाइल पैदा होंगे। बेहतर तो यह है कि हमें समाजी फासला रखना चाहिए, एहतियाती तदाबीर को बरूए कार लाते हुए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, इसके अलावा समाजी फासले के साथ साथ एक गैदरिंग से ज़रा अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से कोरोना का कोई इतना कंसर्न नज़र नहीं आ रहा। अब हमारे इलाके में अल्लाह का शुक्र है कोई एक कोरोना का मरीज़ नहीं है, मगर अब हुकूमत हमारे से ज़्यादा बेहतर जानती है। अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो मुल्क की हालात पहले ही इतने ख़राब हैं और मज़ीद ख़राब होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि वैसे ही आवाम, गरीब आवाम पिस रही है और गवर्नमेंट अपनी लॉकडाउन कर रही है, और ये कोरोना की वजह से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉकडाउन लगना। अच्छा जी, मास्क भी नहीं पहना हुआ और फिर सजेशन मुल्तान वालों प्लीज थोड़ा सा होश कर लो प्लीज, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिन लोगों ने पहने हैं आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन जो लोग नहीं पहन रहे, आपकी अपनी सेहत अपने हाथों में। बिल्कुल। और फिर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर लॉकडाउन होगा और फिर क्या होगा कि मईशत बड़ी बुरी तरह फिर से मुतासिर हो सकती है। लेकिन इसको संभालने के लिए कि मईशत ना इतनी बिगड़े, उसके लिए हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़े अच्छे हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और पाकिस्तान के जो आम आवाम है उससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं जी लाहौर रावी किनारे जो नया शहर आबाद करने का मंसूबा है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले फेज़ की लागत का तखमीना भी तैयार कर लिया है और नया शहर आबाद करने के लिए पहले फेज़ पर 939 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और मंसूबे के लिए 190 अरब रुपए मालियत की ज़मीन भी खरीदी जाएगी। सड़कों पुलों की तोसी के लिए 17 अरब रुपए खर्च होंगे और इसके साथ साथ रावी शहर में नई सड़कों पुल की तामीर पर 63 अरब रुपए खर्च होंगे। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 80 अरब रुपए खर्च होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है क्योंकि एक नया शहर जब आप अपने आबाद करना है तो उसमें आप इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, उसमें आप आम शहरियों को रोज़गार भी मैसर कर रहे हैं। फिर लाहौर में वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पंजाब ने ये जिस तरह से अनाउंस किए बड़े प्रोजेक्ट्स और 6000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, अंडर पासिस बन रहे हैं, फिर आपके साथ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं और अपार्टमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं। ये तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब के लिए और खुसूसन लाहौर के लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन इसके लिए जो एक मैकेनिज्म है, फिर जो फंड्स हैं और फिर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, टाइमिंग्स भी बड़ी मैटर करती हैं जी, कब तक ये मुकम्मल होगा। इतना स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया गया है, सो पीपल लुक अप टू इट, इन्वेस्टर्स आते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आती है, विजनरी प्रोजेक्ट्स हैं, ये मुकम्मल कब होंगे ये हम जरा उतावले हो जाते हैं ना, बेताब हो जाते हैं जानने के लिए। तो इस पर हम बात करेंगे जी वाइस चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और तर्जुमान अर्बन रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी SM इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। इमरान साहब, सबसे पहले तो हम रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है जी और इसका जो 3D एक विजन जारी किया गया है वो बड़ा कोई वेस्टर्न कंट्री का एक प्रोजेक्ट लग रहा है एंड आई रियली होप कि लाहौर में ये जल्द ही मुकम्मल भी हो। क्या प्लानिंग है इसके लिए? अभी तो तखमीना लगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में काफी पहले मीडिया की टॉक्स के थ्रू ये तो सबको पता ही है कि इसकी फीजिबिलिटी एक पहले बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद फीजिबिलिटी के बाद इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि बहुत लोगों ने फील किया था कि ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उस जमाने में और ये हो नहीं सकेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन इस प्रोजेक्ट को करने की रीजन थोड़ी सी उन लोगों से हटकी होगी शायद जो पहले इसको सोच रहे थे। पहले सोचते हुए लोगों ने सिर्फ ये सोचा था कि उन्हें दुनिया में कहीं देखा था ऐसा होता है तो ऐसा हो जाए, बड़ा खूबसूरत रावी का एक रिवर फ्रंट बन जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इस प्रोजेक्ट पे डिटेल या ध्यान दिया तो वो इस वजह से था कि उनकी आते साथ ही पावर में एक मेजर जो उनकी डिस्कशन आप लोग हमेशा देखते हैं, बिलियन ट्री सुनामी होती है, एनवायरनमेंट होता है, इस हवाले से होता है, उसमें एक डिस्कशन आई थी पानी की स्कैरसिटी और पानी के फ्यूचर के हवाले से। पाकिस्तान में जिस तेजी से पानी की किल्लत की तरफ हम जा रहे हैं वो हमारी आम आवाम इस बात को रियलाइज नहीं कर रही। जैसे अभी इस वक्त स्मॉग का हाल है लाहौर के अंदर, ये हमारी पिछले 20 से 30 साल की कोताहियों पर हम जो अभी नहीं देख रहे वो पानी का मसला है जो भी आने वाले वक्तों में उसी तरफ जा रहा है और जब आ जाएगा तब हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे उसके बारे में। दरिया रावी में आज से 20 साल पहले जितना पानी बहता था वो पानी आज उससे आधे से भी कम बह रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पीछे अपनी तरफ से रावी के ऊपर ही अपने प्लान बना के पानी का रुकाव अपने फायदे में रोक लिया और हमारे लिए पानी कम छोड़ रहा। आपको इस बारे में ये पता होना चाहिए कि थीम डैम 2001 में कायम आया था और थीम डैम के बाद पाकिस्तान में आने वाले पानी को जो पहले वो तकरीबन वहां से कोई 50,000 क्यूसेक का फ्लो फैलता था दरिया रावी में, आज से 20,000 रह गया। मतलब अगर मैं आपको लीटर्स में समझाऊं तो 2001 में दरिया रावी में 7,500 बिलियन लीटर पानी बहता था, आज सिर्फ 1800 लीटर पानी बहता है। हम यहाँ पे बैठ के जब इन बातों को सोचते हैं तो सच्ची बात है मेरे तो डर के मारे कभी कभी रोंगटे खड़े रहते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या हमारे बच्चों के पास पानी नहीं होगा। इस बात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझा और सोचा और उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट तो करना है। ठीक है। उनको ये भी सबने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस है, आसान काम नहीं होगा, मुश्किल होगा। उन्होंने कहा अगर ये काम आसान होता तो कोई और शायद कर चुका होता, मुश्किल है, सख्त फैसले लेने, लेकिन ये इस मुल्क की जरूरत है। बिल्कुल। और इस मुल्क की जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों को आगे उतरना पड़ेगा। इस वजूहात पे इस प्रोजेक्ट पे ये छलांग मारी गई। अब मसला ये था कि जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था और जितने इसके अंदर पैसे लगने थे, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पैसे कहां से आएंगे? जी एग्जैक्टली यही सवाल है जी, फंड्स कहां से आएंगे? इतना बड़ा एग्जैक्टली तो बैंकों के पास इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं होता देने के लिए, बैंक भी फंस जाते हैं। बिल्कुल। अब आप दुनिया से अगर जाके लोन्स लेके आए तो मुल्क पहले ही हमारा एक कशकोल लेके दुनिया के सामने कर्जों में इतने सालों से डूबा हुआ है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कम कर लें, तो वो भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तो समझ आया कि दुनिया में या कहीं पे भी
ऐसा कोई भी कारोबार या इस तरह की चीज को कारोबार का शेप देके अगर किया जाए तो पैसे जनरेट करने का बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है। उस बिजनेस मॉडल में एक तरफ लोग अपना कारोबार करेंगे, नौकरियां लेंगे, टैक्स देंगे, मुल्क को फायदा देंगे, दूसरी तरफ इतना पैसा आपको जनरेट हो जाएगा कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकें। तो इसको एक बिजनेस मॉडल के सांचे में उतारा जा रहा है, जिसमें इस पानी के मसले को हल करते हुए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना। आपको ये भी पता हो कि ये पानी का मसला जब हल होता है तो इंडिया से अल्लाह ना करे कभी उन्हें पानी ज्यादा छोड़ दिया तो हमारा ये पूरा इलाका सैलाब में आ। इमरान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसके लिए बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ी जबरदस्त बात है। आपने कहा कि पानी भी बचाना है और फिर आपने एक डेवलपमेंट भी करनी है। 939 अरब ये आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हो रहा है ये, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म, कोई टाइम फ्रेम और कोई सिस्टम बनाया कि कैसे ये सारा स्टार्ट होगा, फंडिंग कैसे होगी? ऐसा है कि जब आप किसी के साथ भी बैठ के टेबल पे नेगोशिएट करते हैं ना टर्म पे, तो नेगोशिएशन में दोनों पार्टियों का विन विन होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीते और मैं हारूं। अगर आप दुकान से एक कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो आपको कपड़ा अच्छा लगता है तो आप खरीदते हैं और कीमत सही लगती है तो आप खरीदते हैं, और दुकानदार को वो कपड़े की कीमत बेचने के लिए ठीक लगती है तो वो बेचता है, वरना वो भी नहीं बेचता। तो इसी तरह से कोई भी दो पार्टियां जब बड़े लेवल पे बिजनेस के टेबल पे साथ बैठती हैं तो दोनों अपने टर्म्स रखती हैं। किसी को कोई टर्म सूट करते हैं, किसी को कोई। तो मैं आपको बोलूं, एक सॉलिड टर्म है और एक सॉलिड स्टाइल है जिसके तरीके से सारे मान जाएंगे, ये नहीं हो सकता। और ये होता भी नहीं इतने बड़े प्रोजेक्ट में आपको टेबल बैठ के चीजें सेट करनी पड़ती हैं, आपस में एक दूसरे की सुननी और सुनानी पड़ती है। लेकिन इमरान साहब, टाइम फ्रेम क्या होगा? हम बार बार उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि एक तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इतने सारे फंड्स इकट्ठा करने हैं। आई नो कि इट्स डिफिकल्ट टू गिव टाइम फ्रेम, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट टाइम क्या है? कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, या इवन स्टार्ट होने का ही टाइम फ्रेम दे दीजिए। चलिए, दो चीजें। इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल प्लान जब फिजिबिलिटी बनाई गई थी तो पहले फेज के लिए 10 साल रखे गए थे खत्म करने के लिए। मैं पर्सनली इसको प्रोजेक्ट नहीं, पूरा शहर कहता हूँ। डेवलपमेंट तो 10 साल में हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन होते होते पूरी जिंदगी का वक्त लगता है। सही। बट पहले इसके 10 साल एक फेज के, फिर अगले 10 साल एक और फेज के, अगले 10 साल एक और फेज के, 30 साल का टोटल प्लान रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि इनिशियली इसका किक ऑफ कितने टाइम में हो सकता है? प्रोजेक्ट का किक ऑफ हो गया है, ठीक है जी। प्रोजेक्ट के किक ऑफ में कंसल्टेंट्स की हायरिंग, फिजिकल मॉडल स्टडी रिवर की करानी बहुत जरूरी होती है दरिया के चैनल को समझने के लिए। वो इस वक्त नंदीपुर में जो IR है, इसका इरिगेशन का जो इंस्टीट्यूट है, वहां पे वो स्टडी भी कंप्लीट हो रही है इस वक्त, जो इस महीने इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। वो खत्म होने का इंतजार हो रहा है कि प्रोजेक्ट की ग्राउंड पे डिटेल प्लानिंग बन के आगे बढ़े। अब रही बात कि हमारी जमीन की एक्विजिशन, हमारा स्टाइल, हमारा काम करने का आगे तरीका कब तक शुरू होगा। हमें इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 5 बिलियन का लोन मिल गया रावी के अंदर, उसको भी यूटिलाइज किया जा रहा है। हमारे पास लोकल इन्वेस्टर्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज के ग्रुप्स रेगुलर बेस पे आ रहे हैं MOU साइन करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम, अभी रिसेंटली आपने शायद कल परसों अखबार में पढ़ा हो, जो चाइना ब्रिज एंड रोड कंपनी है, जो कि दुनिया की एक फॉर्च्यून 500 कंपनी, चाइना की जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका सब्सिडरी है, उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह रावी के साथ MOU साइन कर लिया। अच्छा, इसके अलावा दुनिया के कुछ बहुत बड़े बड़े फंड्स, बहुत बड़े, ये वो कंपनी है जो $5 बिलियन लगाने को तैयार बैठी नहीं और MOU साइन कर लिया आपसे। फिर हमारे पास वो कंपनियां जो कंपनियां दुनिया में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड्स के तौर पे अंदर आ जाती हैं, वो भी आ रहे हैं ये एग्रीमेंट करने के लिए कि आप बेशक हमसे एग्रीमेंट कर लें, आपका जैसे जैसे प्रोजेक्ट पार्टनर्स के साथ आपके कन्वर्ट होता जाता है, हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तब तक आप इसको लोन भी रख सकते हैं, बट हम हर किस्म के लोन से बचना चाह रहे हैं, इसलिए हम इक्विटी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो ये हो गई बातें। अब बुनियाद आ गई शुरुआत। ग्राउंड पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस वक्त ग्राउंड पे FW NLC को भी ले आए गए ऑन बोर्ड। वो ऑलरेडी ग्राउंड पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं कि उन्हें ग्राउंड सेट कैसे करना है काम शुरू करने के लिए, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, प्लानिंग को हम सीधा कर रहे हैं। जमीन की प्रोक्योरमेंट और इन चीजों की तरफ हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी मूव करेंगे। हम आइडेंटिफाई करें कि पहला पैच हमने कहां से शुरू करना है, कैसे करना है। एक कॉमन इशू था कि वहां पे इलाके में ऑलरेडी जो सेटल्ड कारोबार इंडस्ट्री चल रही है, खान साहब की ये खास इंस्ट्रक्शन थी कि मेरे को ये चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चाहिए कि किसी का कारोबार खराब हो जाए, और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम वहां पे बैठी हुई, भले इलीगल है कि लीगल सेटलमेंट्स हैं, अगर लोग रहते हैं तो उनको कम से कम तंग किया जाए, मसला ना है। बिल्कुल ठीक। SM इमरान साहब, बड़ा जबरदस्त ये प्रोजेक्ट, बट इन अ वेरी डिटेल
क्योंकि बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखना है। बट आई रियली होप कि इसको एज प्लान शुरू किया जाएगा और ऐसे ही ये ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। सो गुड लक फॉर दिस, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ आपके ऊपर और LDA के ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जो लाहौर समेत पूरे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए उसमें लाहौर की भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको शुरू किया जाना है। सो LDA के ऊपर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई वुड से अगले 2.5 साल इनका बड़ा वो स्पीड तेज करके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो बड़ा कुछ चेंज हो सकता है, बाकी तब्दीली भी लोग भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जब आप प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हो ना तो मुझे लगता है कि पंजाब हुकूमत अब जो है ना वो स्पीड अप करेगी। आ गई है। चलें, लेट्स होप जी। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम राइज करने की तैयारियां अब मुकम्मल कर ली गई हैं और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों को किताबों की इशाअत की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, चूँकि पंजाब काबीना ने अब इसकी मंजूरी भी दे दी है कि तमाम निजी स्कूल्स और मदारिस में यकसा निसाब तालीम होगा और कैसे ये होगा, क्या प्लानिंग है, इस पर बात करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम पंजाब डॉक्टर मुराद रास हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फाइनली इट्स बीन डिसाइडेड और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकलिटी शुरू होने जा रही है, क्योंकि यकसा निज़ाम तालीम एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन हाउ आर यू प्लानिंग कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑल ओवर पंजाब, किस तरह से क्या प्लानिंग की गई है इसके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पे ऑब्वियसली सब ने मिल के, सूबों ने भी और सब ने मिल के 2 साल से ऊपर हो गए हमें काम करते हैं एंड इस दफा पंजाब कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया और सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया। हमें कोई इसके ऊपर ना क्वेश्चंस नहीं आ रहे या क्वेरीज नहीं आ रही फ्रॉम इवन प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए एंड क्योंकि वो भी पार्ट थे इस सारे प्रोसेस का। जब आप सबको प्रोसेस का पार्ट बना लेते हैं ना तो फिर एट द एंड ऑफ द डे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि ये एक 40 से ज्यादा अबाउट 46 लोगों की कमेटी थी जिसने बैठ के ये सारा काम किया। जी। सो एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह ताला आप देखना 2021 में आपको पता जो कोविड के हालात और स्कूलों के हालात हैं इस वक्त बंद करने के, खोलने के, बंद करने के, सो उसके लिहाज से तो इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान तो ये है 2021 में जब स्कूल ईयर नया शुरू होता है तो उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए। राइट डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात की, चूँकि ये प्राइवेट और सरकारी फिर मदारिस को भी लेकर चलना है साथ, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी आ सकती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं। कई दफ़ा उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाना चाहे वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए किस तरह से आपने प्लान बनाया कि ये इंश्योर किया जाए कि हर स्कूल चाहे वो कोई भी हो वो सिलेबस को फॉलो करे जो गवर्नमेंट देती है? देखिए, इसके ऊपर ज्यादा प्लान इस वक्त करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि एवरीवन वाज पार्ट ऑफ इट और मेजॉरिटी जो प्राइवेट स्कूल्स है ना वो हमारी किताबें ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स, जो कुछ एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी इसका पार्ट थे, सो दे ऑल हैव आल्सो एक्सेप्टेड इट। और क्योंकि ये एक बड़ी ही हमने जो किया है ना वो ये नहीं कि सब एक जैसी किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, सब एक फ्रेमवर्क के अंदर रहेंगे। ठीक है ना जी, एक आप सर्कल बना दे, उस सर्कल के अंदर सबने रहना, चाहे 10 डिफरेंट किताबें पढ़ाई जा रही है, एज लॉन्ग एज के वो सब उस सर्कल के अंदर है कि सबको एक जैसी पढ़ाई मिल रही है, दैट्स द मेन थिंग। बिल्कुल सही, कोर्स आउटलाइन डिफाइन कर दी गई है, जरूरी नहीं है कि किताबें वही रहेंगी। सर ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी थी, अदरवाइज मैं तो कंफ्यूज हो रही थी कि कैसे एलीट स्कूल्स कैसे फॉलो करेंगे उसी सेम कोर्स। नहीं देखिए ना, क्योंकि सब लोग यही समझते हैं वो होता है सिलेबस एक जैसा होना, ये करिकुलम एक जैसा है। जब सिलेबस एक जैसा होता है ना तो फिर सबकी किताबें एक जैसी होती हैं। जब करिकुलम एक जैसा होता है तो आप 10 डिफरेंट किताबें पढ़ा सकते हैं, जो वो किताबें PCTB जो है वो अप्रूव करेगी और वो उसके अंदर as long as they're in the framework, they're allowed to. बिल्कुल सही। And I think this is a great project जो जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए ताकि एहसास कमतरी जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ना रहे और सुपीरियरिटी ना रहे। डॉक्टर साहब, आप चूंकि हमारे साथ मौजूद ही हैं, अब स्कूलों की छुट्टियां तो हैं ही और अब विंटर वेकेशन भी शुरू हो जाएंगी 23 दिसंबर से, लेकिन बड़ी बात हो रही है, मैं चाह रही हूँ कि उस पर भी आपका कमेंट जरूर ले लें कि 10 जनवरी से एक्सटेंड होंगी ये छुट्टियां, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, मैं तो आपको पता है पहले दिन से आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ये लॉकडाउन का, मगर ऑब्वियसली हालात काफी खराब हो गए थे, हमें करने पड़े थे।
मगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो सबसे जरूरी पॉइंट है ना, और जो रहेगा अभी भी कि, और वो अगली मीटिंग में भी 30th को हमारी मीटिंग है इसके ऊपर, और मेरा वही है कि अगर स्कूल बंद करने हैं तो फिर आपको पार्क्स भी बंद करने हैं और आपको ये मॉल्स में बच्चों को जाना और मार्केटों में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि सारी चीजें खुली हैं और स्कूल सिर्फ बंद। तो आई मीन मेरा तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि अगर स्कूल बंद रख रहे हैं तो फिर बाकी चीजों में भी लिमिट लगानी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि इस वक्त भी बच्चे जाके पार्क्स में खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, आपने कहा भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ ऐसे कि पार्क्स में भी गए लोग और नॉर्दर्न एरियाज में भी गए लोग। So इसलिए आई एम गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इस दफा मैंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि दे हैव टू ईदर शट डाउन एवरीथिंग, नहीं तो फिर स्कूल भी खोले। इस तरह तो नहीं बात बनती ना कि आप एक जगह से आप हजूम को निकाल के दूसरी जगह आप उसको प्लेस कर रहे हैं। It doesn't work like that. You have a valid point in that। तो इसका मतलब है कि अब जो मीटिंग्स होंगी उसमें आप शायद या तो ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे होंगे कि नहीं मैंने स्कूल बंद नहीं करने, अदरवाइज बाकी चीजें भी बंद करें। बाकी चीजें सब ना बंद करें, सिर्फ पार्क वगैरह बंद कर दें, और बच्चों को अगर कोई 18 से कम का उम्र का है तो उसको मॉल में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वेरी राइट एंड वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट जो आप यकसा निज़ाम तालीम के नाम पर तमाम बच्चों को इक्वल एजुकेशन, इक्वल कोर्स लाइन पर क्लास जो है मतलब जो कॉमन चीजें ऐसी होंगी जिसमें लोग उससे फायदा उठा सकेंगे, कुछ डिफरेंट इतना नहीं होगा कि फिर आपकी क्लास डिफरेंट हो जाए। तो इसका फायदा कितना होने जा रहा है गवर्नमेंट के इस प्लान से? हसन अनवर जुबैरी साहब एजुकेशन से, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हसन, हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात जरूर कंप्लीट कीजिए कि इसका कितना फायदा होगा यकसा निज़ाम तालीम का। देखिए जी, मैं बहुत छोटे उसमें ही ये बात करना चाहूँगा कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इस वक्त ज़रूरत है, हमारे मुल्क में कई किस्म के तालीमी निज़ाम राइज हुए हैं जो कि साइड बाय साइड चल रहे हैं, और वही तबकाती और हर लिहाज से जो डिफरेंसेस हैं वो लेके सामने आते हैं। तो जैसा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी सिंस करिकुलम विल बी द सेम, आई थिंक दैट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। अभी भी हम देखते हैं कि जो एलीट स्कूल्स की आपने भी बात की कि एलीट स्कूल्स में अगर वो आजकल एंड्रॉइड का दौर है तो वो एंड्रॉइड पढ़ाया जा रहा है, तो जो सरकारी किताबें हैं वो अभी तक फ्लॉपी डिस्केट से बाहर नहीं निकल आई हैं। तो अगर ये एक यकसानियत लेके आई जाएगी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प एवरीवन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल सही। और कितना आसान होगा इसको राइज करना? आसान जो है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कोविड के दरमियान में हम जो ऑनलाइन एजुकेशन है हम उसको इतना ज्यादा नहीं कर पाए, हम फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल होगा, लेकिन जरूरी है, एजुकेशनिस्ट भी कह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टाइम थोड़ा लिमिटेड था हमारे पास, बट आपका मैसेज और कॉन्वर्सेशन जो है ये जरूरी है। इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो इसके लिए एक अच्छा स्टेप है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वाकई हो जाए इम्प्लीमेंट। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं जी, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे ऑर्डिनेंस की जो MTI एक्ट के नाम से नाफिज तो कर दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी है। पिम्स हॉस्पिटल का अगर जिक्र करें तो MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज जो जारी है, डॉक्टर्स 23 रोज से एहतजाज कर रहे हैं, OPDs बंद हैं, मुख्तलिफ वार्ड्स में अमला भी कम है और मरीजों की शिकायत खुलकर अब सामने भी आ रही है। बिल्कुल। एक्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पॉलीक्लिनिक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन पर लागू किया गया। ऑर्डिनेंस के तहत अस्पतालों की निजकारी की गई। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है, फिर उन्होंने कहा कि अब मरीजों का फीस अदा करने के बाद इलाज ही मुमकिन हो सकेगा, बगैर फीस के अब ये मुमकिन नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। ऑर्डिनेंस के बाद अमले की भर्ती MTI ऑर्डिनेंस के तहत ही की जाएगी। फिर MTI के तहत मुलाजमत रखने वाले पेंशन और दीगर सरकारी मुराद से भी महरूम रहेंगे, तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी लोगों को बिल्कुल बिल्कुल न सिर्फ उनका अपना सर्विस स्ट्रक्चर मुतासर होगा, बल्कि पेशेंट केयर जो है वो कहते हैं कि अब पैसे देकर होगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं हो सकेगी। ऑल्दो देयर इज एन ऑप्शन कि इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर MTI तो आप वहां पर काम करते रहें, अदरवाइज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रहें। लेकिन वही बात आ जाती है फिर कि प्राइवेटाइजेशन जो आप चाहे इंतजामिया की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या पेशेंट को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल है। और इसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जो कि इसको मैनेज करेंगे बेहतर इंतजाम के लिए। लेकिन KB में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये KP गवर्नमेंट ने इसको लागू भी किया, उस पर ये काम भी हो रहा है 2015 से।
लेकिन वहाँ पर क्यों डॉक्टर्स जो हैं अभी एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं निज़ाम अब तक हमारे सामने क्लियर हो सका, और अभी तक वहाँ पर क्यों एहतजाज भी जारी है, मुख्तलिफ तबकात और फिर डॉक्टर्स भी मुख्तलिफ ड्यूरेशन पे एहतजाज करते रहते हैं। तो इसकी अभी तक हमें एक चीज़ है कि गवर्नमेंट या तो एक्सप्लेन नहीं सही कर पा रही है या फिर डॉक्टर्स ने इसको समझ नहीं सही। लेकिन जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट है और जहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है, कैसे चल रहा है ये जानते हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट YDA KPK से मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और MTI एक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज है। इस सिस्टम के तहत सबसे बड़ा कंसर्न मेरा और अबूजर का तो पहला ये है कि क्या मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म हो गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि किसी भी मुल्क में या किसी भी स्टेट में अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो ट्रायल बेस पे होती है। फर्स्ट डे से हम KP में यही बोल रहे थे कि अगर आप लोगों ने ट्रायल करनी है तो एक हॉस्पिटल से स्टार्ट कर ले, बाद में देख लें अगर उसका फायदा निकल आता है तो पूरे अस्पतालों को MTI के अंदर ले आए। लेकिन उन्होंने ट्रायल के बगैर हार्ट अस्पतालों को MTI के अंदर कर दिया, जो प्राइवेटाइजेशन है। आप लोगों को पता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि ये हम अस्पतालों का, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अस्पतालों को चला सके। हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन है। ये ट्रायल हमने KP में चेक किया जो एक फेल सिस्टम है। आप लोग अक्सर मीडिया पे देखते रहते हो कि ना कभी किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की वजह से पेशेंट मर जाते हैं, कभी ऑक्सीजन सप्लाई न होने की वजह से मर जाते हैं। तो ये एक फेल सिस्टम है और एक नाकाम तजर्बे के बाद अब उनको पंजाब में और स्पेशली फेडरल के अस्पतालों में इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ और पेशेंट्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर मैं आपको बताता चलूं, इसमें ना हेल्थ कम्युनिटी का फायदा है, इसमें ना हमारे पेशेंट्स का फायदा है। इससे पहले जो हमारा सिस्टम है, इसमें हमारे सरकारी अस्पताल में 20 रुपए के पर्ची पे पूरा इलाज उसका पॉसिबल होता है। लेकिन MTI में क्या होता है, टेस्ट के रेट्स बढ़ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड का रेट बढ़ जाता है, इवन हमारे जो सर्जरीज होते हैं उनके रेट्स भी बढ़ जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अब 20 रुपए पर्ची पे पेशेंट को केटर नहीं किया जाता, MTI एक्ट की वजह से पैसे बढ़ जाते हैं, मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही, या टेस्टों के पैसे भी जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स के हैं उससे ज्यादा होते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक स्पेशली हमारी KP के लोग या हमारे इस्लामाबाद के अस्पतालों में गरीब लोग ही अस्पतालों को, फिर एडमिशन फीस, इसके बाद हमारे जो टेस्ट होते हैं, हमारे जो लैब्स इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हमारे जो वार्ड एडमिशन होते हैं, इवन हमारे जो सर्जरीज होते हैं, अगर मैं KP के रेट्स शेयर कर लूँ तो हमारे प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी अस्पतालों में कोई फर्क नहीं है। तो सरकारी अस्पतालों में हमारे गरीब पेशेंट ही इलाज के लिए जाते हैं और ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिंपल सा सवाल, आपने पर्ची का जिक्र किया, मुझे सिर्फ ये बता दें 20 रुपए वाली पर्ची MTI हॉस्पिटल्स में कितने की मिल रही है? सिक्योरिटी है वो खत्म कर दी गई है। यहाँ पे MTI में जो पॉलिसी है वो फिक्स्ड जॉब्स की है। इस वजह से अगर आप हमारी KP के अस्पतालों के हालात देख ले तो हमारे मेजॉरिटी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है या पैरामेडिक्स है, वो सरकारी अस्पताल छोड़ के उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी है नहीं, जॉब सिक्योरिटी है नहीं। और अगर हमारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो उनके पास जो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं इतने मसाइल हैं, अगर इतनी देर से ये मसला भी चल रहा है, आप कह रहे हैं कि इलाज भी मुश्किल हो गया, फिर टेस्ट भी हैं, फिर आपके डॉक्टर्स की जो जॉब है वो भी इस तरह से अफेक्ट हो रही है, तो गवर्नमेंट ने कब 2015 से इसको नाफिज कर दिया KP में, अभी तक भी कुछ मसला हल क्यों नहीं हो सका? 5 साल हो चुके हैं। एक्चुअली इस पूरे सिस्टम को एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है डॉक्टर नौशरवान बर्की, जो खुद अमेरिका में बैठा होता है। यही तो हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इलेक्टेड बंदों के पास पावर होनी चाहिए, उनके पास वो ऑप्शंस होने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला के साथ भी मीटिंग्स हो जाते हैं, डायलॉग्स हो जाते हैं, मिनिस्टर के साथ भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में एक ही बंदा होता है जो इन सारे हालात को कंट्रोल करता है, वो है डॉक्टर नौशरवान बर्की। सही, तो बेसिकली आपके मुताबिक एक बंदे के ऑर्डर पे चल रहा है सिस्टम, ये कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल एक बंदे के ऑर्डर पे चल रहा है और जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है उसी के कहने पे इंप्लीमेंट हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या आप MTI एक्ट आपने ऑप्ट किया, आप MTI एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं?
क्योंकि ये भी तो ऑप्शन है ना आपके पास कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम रहें या MTI एक्ट के अंदर रहें। देखो MTI अस्पतालों में जो भी जॉब्स आते हैं वो फिक्स जॉब्स होते हैं, मतलब उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो यही तो वजह है कि हमारे MTI अस्पतालों में हमारी जो मेजॉरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स है वो बजाय इसके कि सरकारी अस्पतालों में जॉब करे, सर्विसेज दे, वो प्राइवेट अस्पतालों में ड्यूटीज दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल और हमारे सरकारी अस्पताल आप MTI हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर रिजवान आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। डॉक्टर रिजवान मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप MTI हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या आपने गवर्नमेंट जो ऑब्वियसली अगर MTI हॉस्पिटल में आप नहीं होंगे तो आपको कहीं और पोस्ट किया जाएगा, आपने वो ऑप्शन ऑप्ट की? नहीं, यहाँ पे हमारे जो मेन जो टीचिंग हॉस्पिटल्स है, पहले उसमें 8 हमारे अस्पताल थे जो MTI में शामिल किए थे। 3 पेशावर में हैं, एक नौशहरा, एक DI खान बनू, उनको एक मर्दान में, उनको MTI के अंडर लाए थे जो मेन टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। अब उन्होंने हाल ही में 1 महीना पहले हमारे जो सवाबी में जो बच्चा खान मेडिकल कम्प्लेक्स, इनको भी MTI के अंडर वो लोग ले आए हैं। अगर इसके बाद अब हुकूमत ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो पेरिफेरी सिस्टम है उसकी वजह से लास्ट ईयर आप लोगों ने देख लिया तकरीबन 50 दिन इन पे हड़ताली भी रही कि वो RHA DHA एक्ट के नाम से प्राइवेट के ये जो हमारे DHQs है, THQs है, ये भी वो भी MTI एक्ट की तरह प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अब आपने जिस तरह कहा है कि अगर यहाँ पर आया तो फिर आपको भी करना पड़ेगा या फिर कोई ऑप्शन आप लेके आते हैं। अब ये आपने बताया कि एक फर्द वाहिद की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर आगे हाल क्या है? आपने कुछ जो तंजीम है आपकी वो क्या सोच रही है, किस तरह से लेकर चलना है? क्योंकि ये तो नाफिज हो चुका है, पंजाब में भी हो रहा है, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी स्ट्रेटेजी रखी जा रही है, फिर क्या हाल है इसका? एग्जैक्टली जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया कि कोई भी अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो वो स्टेक होल्डर के मशवरे से इम्प्लीमेंट होती है। हम में से कोई भी बंदा रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं, हम भी रिफॉर्म्स चाहते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। अब अगर एक सिस्टम KP में फेल हो चुका है और उसको पंजाब में और फिर फेडरल के अस्पतालों में इम्प्लीमेंट करना ज्यादती है, तो हुकूमत से हम बार बार यही मुतालबा करते हैं, अब इमरान खान साहब से भी यही मुतालबा करते हैं कि स्टेक होल्डर के साथ बैठ जाएं। हम न रिफॉर्म्स के खिलाफ थे न रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं, लेकिन इसमें पेशेंट राइट्स के लिए और हेल्थ कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिल्कुल ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर से बात भी करनी चाहिए और फिर ही कोई अपनाना चाहिए। डॉक्टर रिजवान कुंडी साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें बताया अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि जब आप टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हो तो उसका जवाब क्या? डॉक्टर रिजवान कुडंट टेल अस कि क्या वो MTI हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या नहीं, ताकि हम देख सकते हैं कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं या आपस का जो मुशावरत होती है वो माहौल बना हुआ है उसके तहत बात करें। के पर्ची की कीमत क्या है इन जनरल कह देना MTI हॉस्पिटल्स और प्राइवेट, ऑल्दो वी अग्री विद दिस पॉइंट कि निजकारी हमेशा गरीब आवाम के ऊपर बोझ बनकर गिरती है। MTI एक्ट कत्लेआम होगा अगर सबके पास इंश्योरेंस कार्ड्स जिनके ऊपर रिलाई कर रही है गवर्नमेंट वो नहीं जाते, तो इतना महंगा इलाज कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा। वी अग्री विद दैट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड अबूज़र कि वाई डी इसको प्रूव नहीं कर पाती है, एजेंडा होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कि किस तरह से लेकर चलना है। अब उन्होंने इसके खिलाफ बात करनी है तो फिर जो पॉजिटिव चीजें वो भी फिर साइड पे कर दी जाती हैं, फिर खिलाफ बात की जाती है। खिलाफ बात में भी आपको आई थिंक यू हैव टू बी लॉजिकल अबाउट इट, बट एनीवेज बात सिर्फ ये है, यहाँ पे कहाँ बात सिर्फ ये है कि पिम्स में अब ऑर्डिनेंस लागू हो गया है और वहाँ जो 23 रोज से डॉक्टर्स बैठे एहतजाज कर रहे हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, जो मैं डॉक्टर रिजवान की पूरी बात में से एक अच्छी बात ये निकाल सकी कि मुशावरत होनी चाहिए, मेजर स्टेक होल्डर्स शुड बी ऑन द टेबल, जहाँ पे आप बात करें और कुछ ना कुछ नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर दे दिया और फिर वो इम्प्लीमेंट करवा दिया, क्योंकि इससे नुकसान होता है। खैर हॉस्पिटल्स की बात हो रही है तो फिर उससे जुड़ी एक चीज़ है वो है सेहत। अब सेहत का आपने खुद ही ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इलाज आपका महंगा हो जाए, तो फिर जो कुदरती चीज़ें हैं जिसमें आपके पास सब्जियां हैं, फल हैं, वो इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अमूमन डॉक्टर भी कहते हैं कि मौसमी फल खाना चाहिए और मौसम के लिहाज से जो भी चीज़ हो वो उसको आपने इंजॉय करना है। तो सर्दी के आते साथ ही खाने पीने की चीज़ें, खासतौर पर फल और सब्जियां जो हैं वो खास तवज्जो का मरकज बन जाती हैं, क्योंकि ये वो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें ये चीज़ें मिलती हैं। और आज फिर वो मजे मजे की चीज़ें थोड़े टाइम के लिए होती हैं, तो फिर जैसे आप नट्स बड़े इंजॉय करते हैं सर्दियों में, आराम से
मूंगफली भी खाते हैं और भी चीज़ें खाते हैं। ऐसे में एक ऐसा जो फल है जो लोगों को बड़ा पसंद होता है और बड़े जिसे कहते हैं ना कि लवाजमात के साथ लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, कभी कभी तो ऐसे भी खा लेते हैं, कभी कभी मसाले डालकर तो बात आप कह रही हैं बेसिकली स्वीट पोटैटो की, शकरकंदी की। आम जुबान में बड़ी फेमस है पाकिस्तान में और स्ट्रीट्स में आप देखें कि अक्सर लोग इसको लेके फिर रहे होते हैं जो बेचने वाले हैं, क्योंकि एक तो ये महंगी नहीं है, साथ में इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये इंसानी जिस्म और दिमाग को बेहद फ़ायदा पहुँचाती है और इससे कहा जाता है कि सर्दी की शिद्दत कम होती है, मतलब जो आपको कपकपी तारी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो तो अगर आप शकरकंदी खा लें तो वो जो सर्दी की शिद्दत है एक तो वो कम हो जाती है। अब शकरकंदी फल है या सब्जी, इस पर मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये अभी तक फैसला नहीं हुआ, बट आई प्रेफर कि ये फल है। पता नहीं, इन माय हेड आई ऑलवेज न्यू इट्स अ फ्रूट। वैसे मुझे लगता है क्योंकि इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं तो फिर इसको सब्जी की तरफ ही ले जाएं आप, क्योंकि मेरा ख्याल है लेकिन मुझे लगता है ये पकाकर नहीं खाते ना, सिर्फ बॉईल करके खाते हैं, तो इसलिए ये फल होगा। हाँ चलें, सही, इसलिए कंफ्यूजन है ना अभी तक क्योंकि कोई भी इस पर बात फाइनल नहीं कर पा रहा है। एनीवेज अब ये कसरत से पाकिस्तान में मौजूद है और इसका जायका भी काबिल कदर होता है, कीमत के लिहाज से ये सस्ती है, इसलिए आपको बाज़ारों में आम ये मिल जाती है, क़ुव्वत ख़रीद बड़ी आसान है। फिर इसमें फ़ायदे की अगर बात करें तो इसमें कैलोरीज, फैट्स, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। तो फिर बेसिकली एक जिसे कहते हैं ना कि बड़ी बैलेंस और हेल्दी डाइट है ये। बिल्कुल, एनर्जी बूस्टर के तौर पर यूज़ होती है जी शकरकंदी। अगर आप डाउन फील कर रहे हैं मेंटली या फिजिकली तो आप शकरकंदी खाएं एंड यू सी कि आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट जो फील कर रहे होते हैं, एकदम से आप में एनर्जी आ जाती है। मुख्तलिफ तरीकों से इसको खाया जाता है, उबाल कर, दूध और चीनी मिलाकर, फिर इसे कभी भून कर भी खाया जाता है तो और भी लजीज लगती है। और घरों में भूनना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए भुनी बनाई आप लेकर आते हैं क्योंकि गर्म रेत में उसको दबाना पड़ता है और बाकायदा फिर उसका टेस्ट जो है वो तभी निकलता है, या कोयले पर रखना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप इसको भून सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हलवा भी बहुत इसका मुफीद है, जायके में उम्दा होता है, जो बदन को आपको एक तकवीत पहुँचाता है, जैसे कि पहले हमने बात की एनर्जी है। फिर शकरकंदी के नुकसानात और एहतियात भी हैं, क्योंकि मोटे अफराद इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये जिस्म को मोटा करती है, तो फैटनिंग होती है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपने खानी भी है तो थोड़ा टेस्ट के लिए खाएं, इससे अपना पेट मत भरें क्योंकि उससे फिर आपका नुकसान। और डाइट कॉन्शियस लोग इसको नहीं खाएं क्योंकि फिर आपकी डाइट जो है ना वो खराब हो जाएगी, आप मोटे हो जाएंगे। फैट थोड़ा सा खा लें टेस्ट के लिए, पर होता ये ना कि मोटे लोग अगर ज्यादा खाएंगे या फिर अगर आपके डाइट मैं नहीं चाहती कि मोटे लोग जो है वो, मोटे लोगों से मेरी मुराद जो डाइट कॉन्शियस हेल्दी जो ज्यादा वो मुझे ये कहें कि जी आपने कहा था खा लो, बड़ी फायदेमंद है, हमने खाई और हमारा वजन और बढ़ गया। टेस्ट तो करने दें, एक दो की खा ले, कोई बात नहीं। कमजोर मैदे वाले लोग इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन का बायस बनती है। आपका स्टमक सिस्टम जो है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है और फिर इसको हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है तो फिर आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर चीनी या शहद मिला लिया जाए इसमें तो फिर ये हजम होने वाली खासियत इसकी ख़त्म हो जाएगी, मतलब देर से हजम होने वाली खासियत जो है। फिर इसके अलावा ज़ियाबतीस और दिल के मरीज़ किसी भी सूरत में शकरकंदी को मतलब ईजीली ना खाएँ, इसमें थोड़ी एहतियात करें क्योंकि थोड़ा हैवी होती है। फिर कम मिकदार में शकरकंदी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो फिर इसका नुकसान कम हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ये कहा जाता है। और हम तो हर सब्जी फल के साथ ये ऐड करते हैं कि एक्सेस मत में ना। अच्छा, एक और एहतियात है कि शकरकंदी इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी सॉफ्ट चबा लेनी चाहिए, अगर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तो वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। देखा, हम सिर्फ फायदे नहीं बताते, हम सिर्फ ये नहीं बताते कि इसका क्या क्या फायदा होगा, कि क्या क्या एहतियातें हैं, किस तरह से खाना है। सो आज फिर आप जाकर खाएं शकरकंदी और मेरे कहने पर उस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर खाएंगे ना, ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा। और मजा तो आएगा लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी रखनी है, चाहे आपका वजन ज्यादा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। मैं नहीं हूं, मैं ढेर सारी मिकदार थोड़ी रख ले, मेरे ख्याल काफी है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत और फिर पाकिस्तान की हुकूमत, एक ही ख्वाब है पूरे पाकिस्तान का, वो ये है कि यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स हों और पुलिस का सिस्टम यहाँ पर बेहतर हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पुलिस को सिस्टम को बेहतर करने के लिए जहाँ पर पहले पुलिस एहलकार या अफसरान काम करते हैं उस जगह को पहले बेहतर करना जरूरी है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी भी है कि आप अपने साइल के लिए आसानियाँ पैदा करें, कम्युनिकेशन गैप एक तो ख़त्म हो, और वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि किस एरिया में वो लोग मौजूद हैं, जिन पुलिस एहलकार या वो पूरा स्टाफ मौजूद है जिन्होंने लोगों की हेल्प करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोचूं खुदा ना खास्ता मुझे कभी थाने जाना पड़े किसी चीज़ के लिए, तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी वहाँ जाने से पहले। ऑल्दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हुई हैं, फ्रंट डेस्क भी बने हैं, कुछ हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। वो पुलिस स्टेशन है किस एरिया में, वो बहुत मैटर करता है। हम लड़कियों के लिए अगर इतनी आसानी नहीं है
तो फिर मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है। आपने बात की कि फ्रंट डेस्क बनाए तो गए हैं, लेकिन ये हर थाने में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर थाने में वो इमारत ही अवेलेबल नहीं है जहाँ पर फ्रंट डेस्क हो सके। कमरों पर या फिर किराए पर मुश्तमिल ये इमारतें हैं और छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। खैर, इस पर हमने एक पैकेज तैयार किया। मैं खुद गया लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में और आके देखा कि जो 85 पुलिस स्टेशन हैं उनमें से 12 से 13 जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी हालत क्या है, उनकी हालत है क्या, वो पहले आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर के मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। अगर बात करें यहाँ पर पुलिसिंग सिस्टम की, जो पुलिस सिस्टम है और पुलिस स्टेशन हैं, उसकी बात तो बहुत की जाती है कि पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आने हैं और यहाँ पर थाना कल्चर को तब्दील करना है। उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कल्चर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है। फिर उसके बाद आपके एटीट्यूड के अंदर जो बेहतरी आ सकती है वो लाई जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो अगर बात करें हम अवेलेबिलिटीज़ की और जो फैसिलिटीज़ हैं, उसमें थाना एक इटसेल्फ जो बिल्डिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर की 85 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से अक्सर की हालत, जिसमें 12 से 13 तो कन्फर्म है, बाकी जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें अभी भी अबतर हालत है। लेकिन 12 से 13 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनकी हालत आपके सामने है। उनमें से एक मेरे पीछे है, थाना लियाकताबाद। थाना लियाकताबाद लाहौर का एक गुंजानवाद इलाका है। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है उसकी हालत किस तरह से वो डिवाइड है जजीरों की शक्ल में। कहीं पर एक दुकान में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठ रहा है, अगली दुकान के अंदर SHO बैठ रहा है, और फिर एक जगह पर हवालात है, और फिर एक जगह पर वॉशरूम है, और फिर एक जगह पर रिकॉर्ड रूम है। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा ये तो SSP एडमिन लाहौर ही बताएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सा काम किया है अभी और मज़ीद काम बाकी है। मॉडल पुलिस स्टेशन आएंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, फिर उसके अलावा जो तमाम रिकॉर्ड है वो भी कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, फ्रंट डेस्क होंगे, वो किस कदर ऑपरेशनल है ये भी आप जानते हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या काम होता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम आपको इसकी हालत दिखाते हैं। जो पुलिस स्टेशन हमने चूज़ किया लियाकताबाद, उन 13 पुलिस स्टेशन के लाहौर के, जिनमें से एक ये लियाकताबाद है, और हम चलते हैं, देखते हैं, और फिर लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस पुलिस स्टेशन के बारे में क्या कहते हैं और जो इनको मसाइल आए वो किस किस्म के थे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप थाने के बिल्कुल सामने आपकी एक शॉप है, और ये देखना था क्योंकि थाने के अंदर जब लोग जाते हैं तो अपने आप को सिक्योर फील करें। जो बिल्डिंग सामने आपके नज़र आती है, क्या आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी की ज़मानत है? सर बेसिकली इस तरह से है, क्योंकि ये जो थाना बना हुआ है एक फ्लैट नुमा है, इसमें से सिर्फ एक SHO साहब का ऑफिस है और एक छोटा सा हवालात बनाया गया है, उसी के अंदर वॉशरूम वगैरह है। बिल्डिंग कोई इसकी ख़ास नहीं है। और इस तरह जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह बैठते हैं उनका भी अलहदा से रूम दिए गए, शॉप रेंट पे ली गई हैं, कोई प्रॉपर जगह नहीं है। और इस वजह से हर इंसान को ज़ाहिर बात है यहाँ पे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जो भी सैल आते हैं वो यहाँ रोड पे खड़े होते हैं, यहाँ रिहाइश वगैरह जो जितने भी शॉप्स वगैरह वाले बैठे होते हैं उनके सामने बाइक वगैरह लगा देते हैं। तो काफ़ी मसाइल हैं इस पुलिस स्टेशन के अंदर। और जो फ्रंट डेस्क बनाई गई है वो भी एक कंटेनर नुमा लगाया गया, उसके अंदर एक बंदा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। पुलिस स्टेशन आपके बिल्कुल सामने है लियाकताबाद। आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से? जी देखिए, बात यह है, इनकी कारकर्दगी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये तो पुलिस का जो कारकर्दगी वो तो सबको ही पता है, जैसी भी है सबकी एक तरह की होती है। लेकिन यहाँ पे जो थाने का यहाँ पे मौजूद होना या इस जगह पे लुके, जो कि इसकी प्रॉपर जगह ही नहीं है, ये LDA की दुकानें हैं, 2 कब्जा करके उसमें बैठे हुए हैं। जो भी मतलब इनका तरीकाकार है वो बस ऐसा है कि समझ लें कि ना यहाँ बैठने की जगह है ना कि आने की जगह है। ये सारी मोटरसाइकिलें और ये जो भी गाड़ियाँ वगैरह ला के करते हैं, ये रास्ते में खड़ी कर देते हैं, अपने सामने खड़ी कर देते हैं। जब देखें इधर कोई ना कोई हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, थाने के सामने कोई ना कोई मसला होता है। ये तो सब लोगों को तो परेशानी होती है, गुजरने वालों को परेशानी होती है, एरिया वालों को परेशानी होती है। अब इन्होंने कितनी दुकानें हैं जो इन्होंने मतलब अपने कब्जा करके पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट दुकानों में, पूरे फ्लैटों में ये लोग दुकानें कब्जा करके बैठे हुए हैं। उधर ही इनकी इंक्वायरियाँ हो रही होती हैं, उधर ही इनके जनाब झगड़े हो रहे होते हैं, उधर ही इनके सारे मुलजिमान होते हैं। वो वहीं पे देखें ना, जब 2 पार्टी आती हैं वहीं पर सारा शोर शराबा होता है, सारे फ्लैटों वाले तंग हो रहे होते हैं, निकलने वाले भी तंग होते हैं। उधर इसके लिए प्रॉपर जगह होती है थाने की, जिस तरह गवर्नमेंट मतलब पहले भी थाने बिल्डिंगें बनाई हैं। नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ थाना फैसल टाउन की बिल्डिंग के बाहर। ये बिल्डिंग उसी तरह से है, फ्लैट्स हैं, जिसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर छोटे छोटे कमरों के अंदर ये पुलिस स्टेशन बना हुआ है। और यहाँ के भी वही मसाइल हैं जैसे कि बाकी स्टेशंस के हैं, कि ना ही प्रॉपर बिल्डिंग है, ना ही वहाँ पर प्रॉपर फ्रंट डेस्क है, ना ही ऑपरेशंस के रूम है, ना ही इन्वेस्टिगेशंस के रूम है, ना ही हवालात प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं।
अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं, थाना करीब है आपके, सिक्योरिटी की जमानत होता है किसी भी इलाके का थाना, लेकिन जो यहाँ की बिल्डिंग है थाने की, उसकी वजह से आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो है, जो भी आता है ये इधर गाड़ी लगा लेते हैं, वो ट्रैफिक जाम हो जाती है, वो फिर बाद में हमें पूछते हैं, गराजों को तंग करते हैं कि ये तुम्हारी गाड़ी, हमारी गाड़ी नहीं होती, किसी बार की गाड़ियाँ होती है जहाँ पूरी लाइन लगा देती है, पर मुसीबत हमें पति हो, हमसे झगड़ा होता है बार बार। नाज़िर, हमने कोशिश की आपको पुलिस स्टेशन दिखाकर उनकी हालत क्या है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के रहायशियों को, ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी भी प्रॉब्लम हल हों, और इसके साथ जो रहायशी इमारतों के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, चाहे वो दुकानें हैं या फिर वो ऐसे उनकी रहायशी इलाके हैं, उनके लिए वहाँ पर उनकी रहाइश है, उनके प्रॉब्लम्स हल हों। पुलिस एहलकार बड़ी मुश्किल से इस तरह के पुलिस स्टेशन में जिनकी कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है वहाँ पर काम करते हैं। सिक्योरिटी की ज़मानत होता है किसी भी इलाके का पुलिस स्टेशन, उसको एक बेहतरीन इमारत में, एक प्रॉपर जगह में जहाँ पर एक इमारत हो, फिर उसके बाद वहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम हो, प्रॉपर हवालात हो, और जो भी वहाँ पे ऑपरेशंस में और इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर्स हैं और एहलकार हैं उनको एक प्रॉपर जगह मिले जहाँ पर वो काम सर अंजाम दे। बिल्कुल सही, ये आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि कितना मुश्किल है किसी एक साइल के लिए थाने में जाना, और एक फीमेल के लिए मैं तो ऑब्वियसली अपने ऊपर रखकर सोचूंगी कि कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट करना है हमने सोसाइटी को और हर इंडिविजुअल को। आई वुड वांट समबडी टू जॉइन मी अगर मैंने खुदा ना खासा कभी थाने जाना हो। ये हालात क्यों ऐसे हैं? हम तो कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जा रहे थे, हम तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे थे, मुख्तलिफ स्क्वाड्स, मुख्तलिफ फोर्सेज बना रहे थे, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता, या फंड्स कहां गए? इस पर हम बात करेंगे। एसएसपी एडमिन लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान इजाज बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी वालेकुम सलाम मैडम। बस साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स की जो कि आइडियल होते हैं, हमें चाहिए कि पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ भी बात करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पुलिस स्टेशन में एहलकार हैं और फिर जो इर्द गिर्द के लोग रहने वाले हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन की इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि बताया जाता है कि फंड्स तो बहुत लगाए गए लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते उस तरह से नजर अभी तक नहीं आए हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा टॉपिक कि ऑब्वियसली हमारी डिमांड होती है कि हम पुलिस से बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पुलिसिंग और उनसे प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं, बट द पॉइंट इज जो पुलिसिंग इज़ अ वेरी कॉस्टली बिजनेस, और चूंकि हमने एक कॉलोनियल जो है वो लेगेसी को ओन किया, उसके मुताबिक काफ़ी अरसे से पुलिसिंग सिस्टम का एक तो जनरल ओवरहॉल नहीं हुआ, दूसरा एक बड़ा मेन प्रॉब्लम ये है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जराइम में मुतनव्वो किस्म के जराइम आते गए, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड नहीं किया गया। इसमें इस वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि लाहौर पुलिस के पास 84 जो है पुलिस स्टेशन है लाहौर पुलिस के, जिसमें पुलिस ओन्ड बिल्डिंग्स ही सिर्फ 54 है, यानी 30 थाने पुलिस की अपनी बिल्डिंग ही नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, और जो थाने अवेलेबल है उनमें भी फिर मजीद आप लोगों ने जाहिर आपने देखा ही होगा कि उनकी जो हालात हैं। जी जी, तो एसएसपी साहब ऐसा लग रहा है कि आपको सब पता है हालात, ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। 30 अगर थानों की अपनी बिल्डिंग्स ही नहीं है तो उनमें भी हमने कुछ हालात तो ऐसे भी देखे, और लोग ये भी बता रहे थे कि दुकानों के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होती है, मरीजों को भी रखा होता है जहाँ पे थाने बने हुए हैं। क्यों हालात चेंज नहीं हो रहे? हमने तो पुलिसिंग को बेहतर करना था, थानों की हालत को बेहतर करना था। मैडम जाहिर है आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड कि ये हालात ठीक होने चाहिए। द पॉइंट इज कि मैंने जैसा अर्ज किया, पुलिसिंग इज अ कॉस्टली बिजनेस। जैसे इस वक्त जो हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मेरे पास बजट स्टेटमेंट इस वक्त पड़ी हुई है, उसके मुताबिक एक पुलिस स्टेशन बनाने के लिए अंदाजन 10 करोड़ रुपया दरकार होता है। अगर उसमें अगर बेसमेंट के बगैर बनाते हैं हम लोग, उसमें अगर 3 मंजिला या 4 मंजिला इमारत बनाते हैं। सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैडम, जैसे आपको पता है कि पुलिस जो है वो लैंड ओन नहीं करती, हम जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या बेसिकली जो महकमा रेवेन्यू है वो उसकी कस्टोडियनशिप होती है। इस वक्त लाहौर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कॉस्ट से भी ज्यादा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज्यादा प्रॉब्लम है जमीन खरीदना। अगर आपको 4 कनाल या 2 कनाल या 6 कनाल जगह चाहिए एक पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, तो अगर आप उसको गड़ी शाह में या अगर जौहर टाउन में या इवन गुलबर्ग में कोई पुलिस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं तो उस जमीन की कीमत ही करोड़ों रुपए में होती है।
और ऑब्वियसली फिर एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसके जरिए वो जमीन पुलिस को अलॉट होती है, उसके बाद उसके लिए एक बजट मांगा जाता है। बाजा साहब, आप जो बता रहे हैं ये तो बात सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन भी महंगी है, फिर 10 करोड़ रुपया लग गया, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इस पर बात हो सके। अब मैंने पर्सनली देखा फैसल टाउन थाना, वो बताया जा रहा है कि वो इमारत तामीर हो रही है। लियाकताबाद थाने में गया, वहाँ पर के हालात मैंने खुद देखे, किस तरह से वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, आपके एहलकार, और फिर रिहायशियों के अलग मसाइल हैं, वो भी हमने दिखाए हैं। अब किया क्या जा रहा है इसके लिए, जो बाकिया 30 पुलिस स्टेशन हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी इमारतें या तो बनाई जाएं या फिर जो लोग रिहायशी जगहों पर काम करें उनको वहां से निकाल के प्रॉपर इमारत बन जाए? जी बिल्कुल, एक प्रोसेस है जो शुरू किया गया है। इस सिलसिले में हमने स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 5 से 10 पुलिस स्टेशन एवरी ईयर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। हर साल हम लोग कुछ डिमांड करते हैं, जैसे इस वक्त हमारे 11 पुलिस स्टेशन की डिमांड जो है वो अवेलेबल है, जिसको हम चाह रहे हैं कि 11 पुलिस स्टेशन के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में हमें उनके लिए फंड्स प्रोवाइड कर दिए जाएं। जमीन के प्रोसेस हमारा हो चुका है, जिन पुलिस स्टेशन के लिए जमीन एक्वायर नहीं की गई थी उसके ऊपर काम हो रहा है, और वी आर एक्सपेक्टिंग, इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसने पुलिस को काफी तवज्जो दी है, और रिसेंटली हमारा गढ़ी शाहू का और हमारा इकबाल टाउन का थाना जो है, गुलशन इकबाल वाला थाना, ये नए इनॉग्रेट हुए हैं। ऑब्वियसली ये जो तकरीबन पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द लैंड, देन इट्स द बजटिंग, डिमांड इज ऑलरेडी देयर और उसके ऊपर पाइपलाइन में है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हो सकेगा। बिल्कुल ठीक, 30 पुलिस स्टेशन को हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो डायलापिडेटेड बिल्डिंग्स हैं, जिनको सी कैटेगरी हम कंसीडर करते हैं, जो रिहायशियों के लिए और इवन पुलिस ऑफिसर्स के लिए खतरनाक हैं। हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम उन लोगों उन बिल्डिंग्स को जो है बिल्कुल, ये जो दुकानों, सर एक रिक्वेस्ट है, ये जो दुकानों में थाने खुले हुए हैं ना, सबसे पहले तो टॉप प्रायोरिटी को उन पे रख लें कि मतलब दुकान के अंदर थाना होना तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन आपने राइट पॉइंट आउट किए तमाम वो नकात जो आप ऑब्वियसली पेश करते भी हैं कि डिमांड इज देयर, बजटिंग का इशू है, हम कोशिश कर रहे हैं। सो आई रियली होप कि ये कोशिश थोड़ा स्पीड अप हो जाए और सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन जो हालत है थानों की, आई थिंक गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो पुलिस की डिमांड है उसको कैसे फुलफिल। बिल्कुल, और इसके लिए बजट एलोकेट भी किया जाना चाहिए और इसको फिल बेस पर करना चाहिए, क्योंकि जो मुल्जिमान हैं, जो वहाँ पर आपके पास कैदी आते हैं या हवालाती होते हैं, वो किस तरह रह रहे हैं और फिर वहाँ पर डेंजरस कितना है सोसाइटी के लिए कि अगर वो वहाँ से भाग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, जब वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं तो जो रिहायशी है वो बड़े प्रॉब्लम है। बिल्कुल, रिहायशी बहुत प्रॉब्लम है। इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ भी चलेंगे। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे यूथ को कैटर करता है। बीमारी कोई भी हो, तकलीफ वही जानता है जो उससे गुजर रही हो। वो जिस्मानी बीमारी भी हो सकती है, वो ज़हनी बीमारी भी हो सकती है, और बहुत कम लोग अबूज़र ये एडमिट करते हैं कि दे हैव मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये एक्सेप्टेंस जो है, यही वो फर्स्ट स्टेप है जिसे हम कवर नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, और कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो वक्त के साथ साथ जन्म लेती हैं और फिर उनका इलाज भी मुमकिन नहीं रहता। ऐसी बीमारी में घुटनों और जोड़ों का दर्द भी नहायत अहम और काबिल ज़िक्र है। और फिर इसके साथ साथ मेंटल की अगर बात की जाए, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि आपके पास सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपके पास कुछ आपके इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर जो रिसेंट हमने देखा है कुछ अरसे से, वो ये चल रहा है जी कि जी कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिसमें चाहे ब्लू व्हेल है, पबजी है या कोई और भी ऐसी वीडियो गेम है, जिसका असर आपका इतना गहरा होता है कि आप या तो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर आप किसी मेंटल टॉर्चर से गुजरते हैं और साइकोलॉजिकल आप एक पेशेंट बन जाते हैं। बिल्कुल, और अफसोस होता है कि जब फिर हम ब्लेम गेम शुरू करते हैं तो हम ये तमाम का तमाम ब्लेम जो है वो इन गेम्स पर डालना शुरू कर देते हैं। बट आई थिंक कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। अफसोसनाक हादसा और वाक़या मैं कहूँगी कि पेश आया कल फैसलाबाद में, जहाँ एक नौजवान जो है उसने सुसाइड कर ली और वो पबजी खेलता था। फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला से उसका ताल्लुक़ था और इतना उसको जुनून सवार हुआ ये वीडियो गेम खेलने का कि खेली के दौरान नौजवान के दिमाग की शरेआन जो है वो फट गई। इट वाज़ अ सुसाइड इंटेंशनली, बट समहाउ और द अदर दैट प्रेशराइज्ड हिज ब्रेन सो मच। लास्ट स्टेज नहीं वो क्रॉस कर सका और इतनी उसने टेंशन ली कि उसकी दिमाग की शरेआन फट गई। और डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि वो एंड पर यही कह रहा था कि जी मार दो, लोग आ रहे हैं, इन्हें मार दो। मतलब इतना ज़्यादा उसने इसका प्रेशर ले लिया था। नौजवान मुसलसल 24 घंटे
पबजी खेल रहा था। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और वो एक्सेसिव यूज जो है वो इट गॉट टू हिज माइंड, इतना मतलब इतना ज्यादा वो प्रेशराइज्ड हो गया। लोग खेलते हैं, हम आप भी वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्या इतना असर लेता है? आई प्ले पबजी बट मैं आई नो कि कब मुझे रुकना है, कब मुझे छोड़ना है, एंड आई थिंक इट्स बिन 6 months। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम में ही अनइंस्टॉल की थी, एंड सिंस देन मेरा अभी तक दिल नहीं किया कि मैं उसको दोबारा रीइंस्टॉल करके खेलूं। सो दैट्स द काइंड ऑफ डिटैचमेंट जो आपको चाहिए। लेकिन ये डिटैचमेंट है या फिर जो लाइन ड्रॉ करनी होती है, आपने क्या ये आपके हाथ में है कि आपके कंट्रोल में है, या फिर ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं? ये चीज़ें साइकोलॉजिकली बड़ी इफेक्टिव होती हैं और इसका असर भी आपकी ज़िंदगी पर भी होता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं हसन आबिद, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो लाइन ड्रॉ करनी है ये हमारे बस में है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा हसन, हम गेम्स की बात कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली इसका एक नफ्सियाती असर जो है वो हमारी नौजवान नस्ल पर होता है। मैं अबूज़र या आप जैसे सोचते हैं, वी आर मैच्योर, लेकिन टीनेज और अंडर 20 लोग जो हैं वो शायद ऐसे नहीं सोच पाते। तो क्या आपको वाकई लगता है कि वीडियो गेम्स आर शुड बी बैन, उनके ऊपर ब्लेम डालना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात से मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको, हमारी पहले भी 2 बात हुई और मेरा एक बिल्कुल क्लियर स्टांस है इसके ऊपर। कोई भी चीज अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है तो ये देखा जाना चाहिए कि क्या वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है या कोई 1-2% या उससे भी कम, बिल्कुल थोड़े से लोग हैं जो कि एक स्पेसिफिक तरह का रिजल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि जनरलाइजेबिलिटी कितनी है। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वन व्हीलिंग की वजह से किसी बेचारे बच्चे की डेथ हो जाती है तो हम ये नहीं कर सकते कि हम सड़कों को उखाड़ दें या हम मोटरसाइकिल्स बैन कर दें। हाँ, एक चीज जरूर होती है, लर्नड बिहेवियर। लोग एक दूसरे जो लोग कर रहे होते हैं उनको देख के सीखते हैं, एसोसिएशंस डेवलप कर लेते हैं मुख्तलिफ चीजों के साथ। अब क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो कभी कभी अक्सर इसको हाईलाइट करता है बहुत ज्यादा ना, कि पबजी की वजह से किसी की डेथ हो गई, तो क्या होता है कि जो बच्चे सुनते हैं ये, वो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि अच्छा पबजी की रोके जाने की वजह से हम भी ये टैक्टिक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज किसी ड्रग के ऊपर इस तरह का प्रोग्राम करना शुरू कर दें डेली बेसिस के ऊपर के, और इतना ही हाइप दें कि ड्रग की वजह से डेथ हो गई, तो बच्चे जो हैं वो उससे भी एक डेवलप कर लेंगे एसोसिएशन कि अच्छा ड्रग की वजह से डेथ भी हो सकती है या ड्रग रोके जाने। हसन आपने कहा कि ठीक है किसी चीज से रोके जाना फिर उसकी तरफ माइल भी करता है, ये एक अलग फिनोमेना है। एक फिनोमेना ये भी है कि क्या ब्लू वेल किस्म की गेम है या पबजी है, आपको कितना फोर्स करती है। जितना सिमर और मैं बात कर रहे थे, एक लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं, अच्छा जी यहाँ तक हमने खेलनी है, उसके बाद नहीं खेलनी। क्या ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं या नहीं होती हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकली आप 24 घंटे खेल रहे हैं, 18 घंटे खेल रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि आप वो कंट्रोल नहीं कर पाते? देखिए, आप कंट्रोल बिल्कुल कर पाते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि अगर एक पायलट को आप देखें तो वो जहाज जब उड़ाता है उससे पहले स्टिम्युलेटर के ऊपर जहाज उड़ाता है, और वो जब फिजिकली पहला जहाज लाइव उड़ाता है वो पहली दफा ही उड़ाता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहे कि मैं 1-2 गिरा लूं और फिर मैं ट्रेन हो जाऊंगा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब एक बच्चा एक्शन गेम खेल रहा है तो एक्शन गेम खेलने से उसके अंदर वो जज्बात पैदा हो जाते हैं। अगर आप किसी बच्चे को रेसिंग की गेम खिलाएं, नीड फॉर स्पीड जैसी गेम्स खिलाएं, तो जब आप उसको गाड़ी में बिठाएंगे तो वो गाड़ी को बिल्कुल वैसे ही चलाने की कोशिश करेगा जैसे कि वो गेम में चला रहा था, और उतनी ही स्पीड से उसी तरह के कट्स ले सकता है, उसी तरह उसको डॉज कर सकता है। हो गया ना फिर? तो पबजी है क्योंकि ये एक्शन गेम है और क्योंकि ये हमारी आवाम में ज्यादा खेली जा रही है आजकल, जो पहले PS4 या Xbox जैसी गेम्स प्रोडक्ट्स के ऊपर खेली जाती थी, वो मुश्किल है खेलना क्योंकि महंगे हैं। तो पबजी क्योंकि आसान है, एक्सेस इसकी आसान है, इसलिए बच्चे खेलते हैं और उस तरह का एक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। फिर बॉटम लाइन क्या है? आपने बोला कि बच्चे असर ले लेते हैं गेम्स का, और ये बात बिल्कुल 100% सही है। तो फिर इसमें अब सोल्यूशन क्या है? किसकी जिम्मेदारी है उनको रोकना या उनको ये बताना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, या इस तरह के गेम्स बैन कर देनी चाहिए? व्हाट्स योर कंक्लूडिंग लाइन? मेरा कंक्लूजन ये है क्योंकि इसके फायदे भी हैं। स्ट्रैटेजी गेम है, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप टीम गेम के प्लेयर बनते हैं। बेहतर तरीका ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उनके बच्चे टीन एज में हैं और उनके ऊपर कंट्रोल है तो उनका एक टाइम डिफाइन करें कि इस टाइम के अंदर यू कैन प्ले
and on the other time आप you can do something else. अब मसला ये है कि कोविड की वजह से बच्चे क्योंकि सारा दिन होते हैं घर में, ठीक है, उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन है, बेसिकली आपके मुताबिक हसन हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है और पेरेंट्स को भी मॉनिटर करना है कि टाइम मैनेजमेंट कर सकें, बच्चों को फिर रिस्पांस करना है कि वाकई टाइम मैनेजमेंट हम बचपन से सीख रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर आप अपनी पढ़ाई का, अपनी गेम का, अपने दोस्तों के साथ मिलने का शेड्यूल बना लेते हैं तो लाइफ इतनी इफेक्ट नहीं मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे हमें हमारे बचपन में 1 से 2 घंटे सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करने को मिलते थे और सारा दिन हम सिर्फ सोचते रहते थे कि उन 2 घंटों में हमने ढेर सारी गेम्स खेलनी है। तो आई थिंक टाइम लिमिट स्केड्यूल भी पेरेंट्स को करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन बेहतर होगी। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्दियों के मौसम में एक चीज़ तो कॉमन है कि आपको बड़ी बड़ी ज़बरदस्त खुराक मिलती है खाने को और बड़ी अच्छी, उसके बारे में हम बताते रहते हैं आपको, लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी आता है। अगर आप वो ना खाएं तो फिर क्या होता है? प्रॉब्लम बताने लगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है आपको। वो ये होते हैं कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ गया है, कमर दर्द बढ़ गया है, घुटनों में दर्द हो रहा है, और ये पाकिस्तान में हमने देखा है बड़ा कॉमन प्रॉब्लम बनता है। बिल्कुल बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, खासतौर पर खवातीन ज़्यादा हैं जो इसका शिकार होती हैं। और फिर कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे भी ये दर्द ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। तो इसको अवॉइड कैसे करना है, इससे बचना कैसे है? जोड़ों का, घुटनों का दर्द या स्पेशली लोअर बैक पेन, ये क्यों होता है? क्या वाकई में कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं और आपको मेडिसिन ही खानी पड़ती है या इट कैन बी अवॉइडेड? इस पर हम बात करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली शावेज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और ये अभी अबूजर जो कह रहे थे ना, ये अक्सर खुद भी शिकायत कर रहे होते हैं कि मेरे जोड़ों में दर्द है, कमर में खास बैक में दर्द होती है। मैं इनको अक्सर मजाक में कहती हूँ कि आपकी उम्र हो गई है इसलिए दर्द हो गई है। लेकिन अब तो ये ऐसा नहीं है, आप खुद बताएंगी क्या है क्या ये मामला, क्योंकि नौजवानों में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है आजकल। सर ये बेसिकली जो है, सबसे पहले तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं आजकल की, लेयर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, और दूसरा हमारा जो पोस्चर है, ठीक है, हमारा बैठने का, उठने का तरीका, हम सारा दिन बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। कोरोना था, कोरोना के दिनों में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो उन्होंने ड्यूटीज़ उनकी ऑफ थी, लेट के उन्होंने सारा दिन गुजारा, वर्क फ्रॉम होम लेट के कर रहे थे, बैड पोस्चर था, उनकी ऑफिस चेयर्स नहीं थी घर पे उनको प्रोवाइडेड। तो ये चीज़ें जो हैं उसकी वजह से बढ़ जाती हैं कमर के दर्द की। और एक्चुअली बेसिकली अगर आप लेट बैक एटीट्यूड है आपका, अगर एक्सरसाइज नहीं करें, वॉक नहीं करें, तो इसकी इंक्रीज है। लेकिन कुछ लोगों को वैसे भी नेचुरल प्रॉब्लम भी होता है या सिर्फ इसी वजह से है ये? सर वो मेडिकल कंडीशंस आती हैं कुछ, जैसे पोस्ट ऑप में हमारे पास बड़े पेशेंट्स आते हैं, जैसे फीमेल्स हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, वो करती हैं, कंप्लेन करती हैं कि उनको बैक में पेन रहने लगा। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमारे मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। एक एक्टिविटी नहीं है, उन मसल्स को अगर उसके बाद स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता पोस्ट ऑप के बाद, तो वो ऐसा क्या करेंगे, एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, इलास्टिक है उसको खींचते हैं आप, तो एक लिमिट पे वो टूटेगा। तो एक लिमिट पे वो चीज़ें जो हैं आपको परेशान करने लग जाती हैं या आपको पेन कॉज करने लग जाती हैं। वो अल्टीमेटली फिर पेन जो है वो ऐसा बढ़ेगा, वो आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है फिर साथ हड्डियों की इन्वॉल्वमेंट, फिर मेडिकल। फिजियोथेरेपी इतनी ज़रूरी है कि आप देखिए कि आप मेडिसिन खा रहे हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है या कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर है, तो इन दी एंड आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, तभी यूर रीगेन योर स्ट्रेंथ या वो उस पेन से छुटकारा आपको मिल सकेगा। सो अगर पर्टिकुलरली अब हम कमर दर्द की बात करें विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन, जिनको जनरली कमर दर्द या जोड़ों का दर्द रहता है, कौन से ऐसे पोस्चर्स हैं या किस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है और हम बेहतर कर सकते हैं? में जो जब हमारे पास पेशेंट एक मेडिकल कंडीशन के साथ आता है तो हम उसको चेकअप करते हैं प्रॉपर। हाँ जी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नॉर्मल पर्सन के लिए ये है कि हम झुक के वजन ना उठाएं, हमारे पोस्चर से हम अपने नीज़ को बेंड करें, नीज़ को बेंड करके जो हमने चीज़ लिफ्ट करनी है वो अपने टांगों के जोर से उठाएं, हम ऐसे झुके नहीं, झुक के अगर आप खड़े हैं तो आप टोटली बेंड हो जाते हैं और कमर की जोर से आप चीज उठाने की कोशिश उसमें स्ट्रेस जो है वो हमारे बैक मसल्स पे पड़ता है, वो मसल्स जो हैं वो स्पैज्म की तरफ जाते हैं, फिर स्ट्रेटनिंग और फिर इस तरह की बड़ी चीजें। आपने बताया कि अगर आपकी कमर में प्रॉब्लम है तो फिर आप झुक कर करें और घुटनों पर वजन डाल के करें, और घुटनों में भी दर्द हो रहा हो तो एक वक्त में आई थिंक ये जनरली भी है वैसे अबूजर, अगर आप अवॉइड भी करना चाहते हैं कमर के दर्द तो घुटनों के बल या टांगों के बल, तो फिर क्या करें? उसमें फिर हम
असिस्टिव डिवाइसेस कुछ यूज़ कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए। और घुटनों के दर्द, हम पेशेंट्स की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे, जनरल पब्लिक में हमारी ये बड़ी कंप्लेंट बढ़ती जा रही है, मतलब वो डॉक्टर पे जाती नहीं है, वो घर पर ही थोड़ा सा एक्सरसाइज की और फिर ठीक हो गए, या वॉक कर ली या कोई मेडिसिन खा ली, वो क्या करें? उनके लिए जो है आजकल जैसे विंटर्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारी कम हो जाती है विंटर्स में, और मसल्स जो हैं हमारे ज़्यादा वीकनेस की तरफ जाते हैं या ज़्यादा स्पैज्म की तरफ जाते हैं इन दिनों में। और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वेट गेन करते हैं उसमें, तो उसमें हेल्दी टिप्स यही है कि आप अच्छा खाना खाएं, अपने आप को वार्म अप रखें, ठीक है जी। और कोई क्रीम्स जैसे होती हैं हमारे पास, पेन किलर क्रीम्स हैं, उनका इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी को वार्म अप रखें, ठीक है। आप जितना आप वार्म रखेंगे उतना आपको पेन जो है वो कम होगा। अवॉइड करें, आप वेट गेन ना करें इन दिनों में। और जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे हमारी डाइट में हम ले सकते हैं कि विटामिन डी की जो है उसको लें, और कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करें और धूप में बैठें। अच्छा, अक्सर लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं डॉक्टर साहब, ये तो जनरल टर्म्स हो गई, लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो लेटने का पोस्चर एक, दूसरा मैट्रेस बहुत मैटर करता है, ये दो टिप्स बताइए कैसे होने चाहिए? लेटने का पोस्चर अगर हम मैं उल्टा लेटूंगा तो मेरी बैक पे 100% सपोज दैट के 100% प्रेशर है मेरी बैक पे, ठीक है। अगर मैं उसको सीधा लेट जाऊंगा तो वो 50% रह जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्सपोज वैल्यू है, अगर मैं अपनी टांगों को बेंड कर लूँगा लेटे हुए, सीधा लेटे हुए, तो वो मेरा जो प्रेशर है कमर पे वो 25% रह जाएगा। अच्छा। अगर उसी पोस्चर को मैं साइड करवट में लेट के अपनी दोनों टांगों के दरमियान में तकिया रख लूँगा तो मेरी बैक प्रेशर फ्री हो जाएगी। प्रेशर फ्री हो जाएगी। तो जिनको कमर में दर्द है वो करवट लेकर लेटे और पिलो जो है वो अपनी टांगों के दरमियान, दोनों घुटनों के दरमियान एक पिलो रख लें। ये एक बेस्ट पोजीशन है जिसमें आपकी कमर के ऊपर ना तो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ना ही आपको वो चीज जो है वो डिस्कम्फर्ट। एक आम आदमी को कैसे सोना चाहिए? यही बेस्ट पोजीशन है। मैट्रेस जो है ये बहुत एक है कि लोग बहुत कॉमन, मैंने अपने पेशेंट्स को सुना है जी, मैं गया था उन्होंने कहा जी हार्ड सरफेस के ऊपर लेटें, हार्ड सरफेस के ऊपर वो लेटते हैं, स्ट्रेटनिंग हो जाती है उनकी और चीज़ें वर्स हो जाती हैं। सॉफ्ट मैट्रेस यूज़ करें, सॉफ्ट मैट्रेस इन द सेंस के ना तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो कि वो आपको लकड़ी जैसा फील हो और उसकी वजह से मज़ीद पेन हो जाए। अच्छा, ये तो हम लोग मतलब अगर कोई नॉर्मल एज है तो फिर तो ठीक है, ये सब एक्सरसाइज भी कर लेते हैं लोग, कर लेते हैं। अगर एज ज़्यादा है और फिर अभी कमर में रूटीन में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, घुटनों में खासकर, उनके लिए मतलब थोड़े बूढ़े अफराद के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि वो रूटीन लाइफ में कैसे अपने को बेहतर कर सकते हैं? सर उसमें हम बेसिकली तो हमने रीज़न को डायग्नोज करना है। बैक रीज़न जो है, यूरिक एसिड के मसाइल्स हैं, आर्थराइटिस के, वियर एंड टियर है जिसमें पेशेंट्स को इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में, क्योंकि जो हमारी हड्डियां हैं वो रगड़ खाने, एक टाइम आता है कि कार्टिलेज जो है हमारे जॉइंट्स के दरमियान वो कम होने लग जाती है ऐसा ऐसा, तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू और अपनी डाइट के थ्रू। यानी एक्सरसाइज करें, आपकी सर्कुलेशन इंक्रीज रहेगी, उस एरिया में आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, आपकी ब्लड जब रश करेगा तो वो जो पेन कॉजिंग चीज़ें हैं वो उनको अपने साथ लेके आपकी बॉडी से। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि ये जो बॉडी पेन्स होती हैं जिसमें बोन पेन्स भी हो सकती हैं या मसल पेन्स भी हो सकती हैं, अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर आप ऑक्यूपंक्चर करा लेंगे, हजामा करा लेंगे, तो ये सारी पेन्स जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं एंड इट रिफ्रेशेस योर बॉडी। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्यूपंक्चर थेरेपी में बेसिकली ये बारीक सी नीडल्स होती हैं हमारे पास, और इतनी बारीक होती हैं ना तो उससे कह लें कि ब्लीडिंग होती है और ना ही पेशेंट को इतना ज़्यादा फील हो रहा था सही। लेकिन ये एनर्जी टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं। ये जब एक्यूपंक्चर थेरेपी हम करते हैं तो उसमें एनर्जी टेक्निक हम उस एरिया की सर्कुलेशन को स्टिमुलेशन बेसिकली हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करते हैं, हाँ जी, इंक्रीज करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है रूटीन लाइफ बेहतर हो जाती है और अगर दर्द वगैरह तो वो कम हो जाएगी। जबरदस्त जी, और ये तिब्बे नबवी में भी है, इसको बड़ी रिकमेंडेशन है कि कराना चाहिए। तो ज़रूर अपना ख्याल रखें, वो चाहे खाने पीने के लिहाज से हो, एक्सरसाइज के लिहाज से हो या मेंटल लिहाज से हो, और हमारा काम है कि आप तक अवेयरनेस पहुँचाएं। आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।